See, in previous lecture we studied about the basic definition or the standard definition of sociology. हमने ये भी देखा कि अलग अलग सोशोलॉजिस्ट कैसे अपने अलग अलग टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करके सोशोलॉजी को डिफाइन करते हैं. उसमें से हमने एक सोशोलॉजिस्ट देखा था हु गोज बाय द नेम सी राइट मिल्स. तो सी राइट मिल्स सेड कि सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी दैट रिक्वायर्स द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या है. बिकॉज सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन एक कोर फाउंडेशन, एक कोर रिक्वायरमेंट होती है इन ऑर्डर टू स्टडी सोशोलॉजी. एक कोर अप्रोच होती है. बिना सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन के आप सोशोलॉजी को स्टडी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सोसाइटी को स्टडी नहीं कर सकते हैं. सो टुडे वी विल डील अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन. ठीक है, so this concept was given by, or this terminology was given by C. Wright Mills. ठीक है, तो सी राइट मिल्स इसे क्या बोलते हैं? सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन का मतलब होता है सोशोलॉजिकल, टू थिंक सोशोलॉजिकली. ठीक है, ओके. इसका मतलब होता है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डेवलप करना. या फिर सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना. ठीक है, तो सी सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या है? इट गोज बियॉन्ड कॉमन सेंस. ठीक है, इसका मतलब यह है कि कॉमन सेंस में आपको कुछ चीजें लगती हैं कि दीज थिंग्स शुड अपीयर इन दिस पर्टिकुलर वे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है. ठीक है, सो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन रिक्वायर्स डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. आपको क्या है? क्रिटिकल रीजनिंग डेवलप करनी पड़ेगी. लॉजिक और रीजन के हेल्प से आप सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ला सकते हैं. सी व्हाई आर वी सेइंग इट गोज बियॉन्ड कॉमन सेंस? सी कॉमन सेंस कभी कभी ये कहती है कि कुछ चीज़ों को हम पर्टिकुलरली इस पर्सपेक्टिव में ही देख सकते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए. तो जैसे बोलते हैं इट इज़ ए कॉमन सेंस, बट जो इवेंट्स होते हैं सोसाइटी में, सोसाइटल इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके पीछे का डीप हिडन मीनिंग अनकवर करने के लिए, ठीक है, या फिर लेयर्ड मीनिंग्स को अनकवर करने के लिए आपको सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन डेवलप करना पड़ेगा. सी राइट मिल्स बोलते हैं कि इंडिविजुअल की लाइफ में, सी ही सेज, इन द इंडिविजुअल लाइफ इज फिल्ड अप ऑफ वेरियस इवेंट्स. वेरियस इवेंट्स होते हैं लाइफ में. इन इवेंट्स के पीछे, ठीक है, क्या फोर्सेस हैं और क्या कॉजेशन फैक्टर्स हैं. ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज इवेंट्स इन अ मोर होलिस्टिकल मैनर यू नीड टू डेवलप सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. ठीक है, आपको क्या है? इंडिविजुअल को अपना रूटीन, उसकी रूटीन, डे टू डे लाइफ, छोटे से छोटे डिसीजन भी कहीं ना कहीं सोसाइटी, सोशल फोर्सेस, सोसाइटी और सोशल फोर्सेस इन्फ्लुएंस करते हैं, या सोशल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस करता है. लेकिन आप एक नॉर्मल रीजनिंग और कॉमन सेंसिकल रीजनिंग का अप्लाई करेंगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू डिस्कवर द हिडन मीनिंग्स or how these events or daily routine life is also shaped by somehow the greater social structures, the social forces or the society. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इवेंट्स हमने देखा किसी इंडिविजुअल की जो लाइफ होती है उसमें वेरियस इवेंट्स होते हैं. दिस इज द लाइफ प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है, वेरियस इवेंट्स होते हैं और दीज इवेंट्स के पीछे कहीं ना कहीं सोशल मीनिंग और सोशल फोर्सेस रोल प्ले करते हैं.
आई एम नॉट सेइंग कि सोशल फोर्सेज हर कुछ डिटरमाइन करता है, कि पर कहीं ना कहीं सोशल फोर्सेज काफ़ी हद तक ये जो आपके जो इंडिविजुअल के जो लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं मल्टीपल, उनको कहीं ना कहीं आपका शेप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैरिज इज एन इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल, हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। डाइवोर्स इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल। नाउ सपोज दिस पर्सन कमिट सुसाइड्स एंड एंड हिज लाइफ, इसको भी बोलेंगे कि कहीं ना कहीं एक पर्सनल एक्ट है। मैरिज पर्सनल एक्ट है, किससे शादी करनी है, डाइवोर्स के पीछे कहीं ना कहीं पर्सनल रीजन रहा होगा। ठीक है, बर्थ पे हम देखते हैं इंडिया में होता है मुंडन, ठीक है, एक सोशल सेरेमनी है। और बाहर जो होता है वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जब रिलीजन कैथोलिसिज्म को या फिर क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करना होता है तो बैप्टाइजेशन होता है। तो हर एक जो छोटे छोटे इवेंट्स हैं, इवन उसके जो इंडिविजुअल की चॉइसेस हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइसेस और डिसीजंस लेगा इस लाइफ में, इट इज़ समहाउ शेप्ड बाय द सोसाइटी, सोशल फोर्सेस और सोशल स्ट्रक्चर। तो अब हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि सोशियोलॉजी, ठीक है, और सोसाइटी, ठीक है, इज कनेक्टेड विद बायोग्राफी ऑफ एन इंडिविजुअल। पूरी की पूरी लाइफ, उसकी चॉइसेस, डिसीजन, उसकी थिंकिंग, ठीक है, उसका वर्ल्ड व्यू क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस स्कूल में स्कूलिंग और एजुकेशन कहाँ करता है, किस कॉलेज में जाता है। These all important events of the life of an individual that constitutes his biography is somehow shaped by the larger social forces or the larger social structure. This is what C. Wright Mills said, sociological imagination हमें डेवलप करना पड़ेगा इंडिविजुअल की लाइफ को स्टडी करने के लिए। लास्ट में जाते जाते हम देखेंगे कि ये जो है बायोग्राफी, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये सी राइट मिल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो इंडिविजुअल है इसको एक कंटेक्स्ट में प्लेस करते हैं, ठीक है। दिस इज एन इंडिविजुअल, इसकी लाइफ में वेरियस इवेंट्स हुए, दैट इज इज बायोग्राफी। हमने देखा कि वेरियस डिसीजंस, हम धीरे धीरे करके इन सबको देखेंगे और इनको हम अराउंड 15 to 20 एग्जांपल्स के साथ स्टडी करेंगे और इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हाउ दीज थिंग्स, कि जो सोसाइटी, बायोग्राफी और हिस्ट्री इज रिलेटेड टू ईच अदर। तो जो इंडिविजुअल है हमने देखा उसकी बायोग्राफी तो कहीं ना कहीं इट इज शेप्ड बाय सोशल फोर्सेस, पर जिस सोसाइटल कंटेक्स्ट में रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, वो सोसाइटी इट इज नॉट अ गिवन सोसाइटी, वो कहीं ना कहीं से तो ओरिजिनेट हुई होगी ना, इवॉल्व हुई होगी, उसके पीछे कुछ हिस्ट्री रही होगी, इस सोसाइटी के कुछ हिस्ट्री रही होगी, कुछ रूट्स रहे होंगे और ये सोसाइटी इवॉल्व कर करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंची है, ठीक है। तो सोसाइटी, इस सोसाइटी को पढ़ने के लिए, इस सोशल कंटेक्स्ट को पढ़ने के लिए हमें हिस्ट्री, इस सोसाइटी के रूट्स और इवॉल्व कैसे हुई वो जानना जरूरी है। बिकॉज आज ये सोसाइटी कैसी है ये कहीं ना कहीं डिटरमाइन हुआ है, ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, दीज आर लाइफ इवेंट्स, दीज आर सोसाइटल इवेंट्स। तो सोसाइटल इवेंट्स जो हुए हैं, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आज की सोसाइटी को डिटरमाइन करता है। तो मिल्स सेज कि जो इंडिविजुअल है, individual is connected with social or connected with society. There is a relationship between individual and social. There is a relationship between self, that is individual, and society. तो इंडिविजुअल की लाइफ में जो डेली डे टू डे रूटीन लाइफ है उसके पीछे बड़े ही रूटीन और मंडेन एक्ट्स भी हैं, इट इज ऑल्सो शेप्ड बाई सोसाइटी। तो इनको क्या है, इंडिविजुअल क्या है, अपनी लाइफ में व्यस्त रहता है और क्या है, वो एक लार्जर थिंकिंग नहीं डेवलप करता, एक सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन नहीं डेवलप कर पाता और उसको ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे उसकी लाइफ इवेंट्स इट इज शेप्ड बाई लार्जर सोशल स्ट्रक्चर। सो ही सेड कि कहीं ना कहीं इंडिविजुअल हैज टू गेट आउट, ठीक है, गेट आउट ऑफ हिज चेयर, ठीक है, और हिज प्लेस, और इससे ऊपर समझ के एक ऑब्जर्वर की तरह ही हैज टू स्टडी कि हाउ ही इज प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर सोसाइटल कंटेक्स्ट एंड हाउ दिस सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल फोर्सेज आर शेपिंग हिज लाइफ, ठीक है। तो ही सेज इंडिविजुअल और सोशल आपस में कनेक्टेड है, सेल्फ और सोसाइटी आपस में कनेक्टेड है, इंडिविजुअल का कहीं ना कहीं सोशल कॉन्टेक्स्ट में लाई करता है। तो इंडिविजुअल क्या है, वैक्यूम में या फिर आइसोलेशन में नहीं रहता है, ठीक है, एक सोशल कंटेक्स्ट में रहता है। और इसको समझने के लिए हमें सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डेवलप करना पड़ेगा। वाई
एम आई सेइंग कि सोशियोलॉजिकल थिंकिंग दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिक एंड रीजन, इट गोज बियॉन्ड कॉमन सेंस। ठीक है, एग्जाम्पल से भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सेंस का क्या मतलब है? इट इज द सेंस ऑफ द कॉमन। ठीक है, जो कॉमन है, ठीक है, इंडिविजुअल जिस सोसाइटी का पार्ट है दैट इज कॉमन, उस सोसाइटी की जो एक सेंस है और जो थिंकिंग है उसको कॉमन सेंस बोलते हैं। ठीक है, आज सोसाइटल थिंकिंग अलग होगी, पहले कभी अलग रही होगी। ठीक है, तो कॉमन सेंस क्या है? खाली जो सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स ही समझ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या डीप और हिडन मीनिंग्स है इन इवेंट्स के पीछे, उसके लिए आपको क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग इज, किसी सोशियोलॉजी में 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 इज ऑल अबाउट थियरी, हम वेरियस स्कॉलर्स पढ़ेंगे। पेपर 2 इज द एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, तो पेपर 2 में हम थिंकर्स भी पढ़ेंगे, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन इंडियन प्रॉब्लम्स भी पढ़ेंगे। जैसे मी टू मूवमेंट क्वेश्चन पूछ लिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ पेपर 2। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में पूछ लिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ पेपर 2। नाउ दीज 2 टॉपिक्स, मी टू और FRA, इट इज कॉमनली ऑब्जर्व कि कभी कभी स्टूडेंट्स को पेपर 2 में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि ये मी टू और FRA आपका जनरल स्टडीज का भी पार्ट है, तो वो जनरल आंसर्स लिख के आते हैं। लेकिन इन आंसर्स में जब तक आप सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नहीं लगाओगे, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नहीं लगाओगे, तो यू वॉन्ट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कैसे लगाएंगे? सी विल बी कवरिंग एंटायर पेपर 1, तो आपकी एक सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। देन अगर आप पेपर 2 में भी ऐसे भी कोई टॉपिक्स आ रहे हैं, तो हम क्या मल्टीपल सोशल साइंटिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट का नेम इन्वॉल्व करेंगे, और वो आपकी जो लेजिटिमेसी आंसर वो बढ़ाएगा। तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, मल्टीपल स्कॉलर्स के पर्सपेक्टिव जो उन्होंने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशंस दिए हैं, उनका यूज़ करके हम मल्टीपल एंगल से इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, और उसी के बाद आप कंप्रीहेंसिव आंसर लिख पाएंगे, तभी जाके आपका यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन पेपर 2। नाउ आई सेड कि वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, कि जो इंडिविजुअल एक्ट्स लगते हैं हमें लाइफ में कि ऐसा हो रहा है, उसके पीछे एक बड़े सोशल फोर्सेस लाई करते हैं। ठीक है, उनको, उन इवेंट्स को हम सोशियोलॉजिकली कैसे समझें, दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सो विल बी डीलिंग विद दिस 15 to 20 एग्जांपल्स, और इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रिलेशनशिप भी कैसे आई। ठीक है, सी इसमें फर्स्ट एग्जांपल के साथ हम स्टडी करते हैं। ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल द वेरी एक्ट ऑफ ड्रिंकिंग चाय और कॉफी। ठीक है, सी कॉमन सेंस ये बोलती है कि चाय क्यों लोग पीते हैं? क्योंकि चाय लोगों को पीना पसंद है। ये एक इंडिविजुअल चॉइस है, कोई पसंद करता कोई नहीं करता, लेकिन एक्ट ऑफ ड्रिंकिंग कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल चॉइस है। ठीक है, लेकिन सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इसमें लगा के देखते हैं, और द वेरी एक्ट ऑफ ड्रिंकिंग चाय और कॉफी, हम उसको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सी फर्स्ट कि डोंट यू थिंक द चाय बिल्ड्स सोशल बॉन्ड्स? ठीक है, चाय लीड्स टू सोशल सेटिंग्स और सोशल डिस्कशंस। ठीक है, और सोशल इंटरेक्शन सिचुएशंस। फॉर एग्जाम्पल चाय सबसे ज़्यादा कब ऑफर की जाती है? आपके घर में कोई गेस्ट आता है, तो ये जो गेस्ट आता है और आप हैं और अदर फैमिली मेंबर्स हैं, इजंट दिस अ सोशल सेटिंग? ठीक है, गेस्ट, सो इजंट दिस अ सोशल सेटिंग? ये एक सोशल सेटिंग होती है, और यहाँ पे मल्टीपल इंटरेक्शंस होती हैं। ठीक है, सोशल डिस्कशन होता है, और जिससे एक सोशल बॉन्ड बनते हैं लोगों के बीच में। तो यहाँ पे जो वेरी एक्ट ऑफ ड्रिंकिंग चाय इज सेकेंडरी। चाय एक क्या खाली एड करता है, एक सेकेंडरी है, लेकिन मेन पर्पस क्या है? सोशल इंटरेक्शन, सोशल सेटिंग। ठीक है, एक सोशल बॉन्ड बिल्डअप करना। दूसरा सोशल बॉन्ड में एक और देखते हैं, द वेरी कंसेप्ट ऑफ चाय टपरी। ठीक है, पर्सनल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं, और आप इसको डेफिनेटली अपने आंसर्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। सेम सिचुएशन यही होगी, आप और आपके फ्रेंड्स जाके चाय टपरी पे बैठे हुए हैं, वहां पे इंटरेक्शन हो रहा है, इट इज लीडिंग टू डिस्कशंस ऑन वेरियस टॉपिक्स, और समहाउ दिस डिस्कशंस आर
लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सोशल बॉन्ड्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्रेंडशिप, यहाँ पे पर्सनल डिस्कशंस भी होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल डिस्कशंस भी होते हैं, सोशल डिसीजंस भी लिए जाते हैं, लाइफ डिसीजंस भी लिए जाते हैं चाय पे. सो चाय इज नॉट जस्ट अ चाय और अ सिंपल एक्ट ऑफ ड्रिंकिंग चाय. चाय इज मच मोर देन अ सिंपल एक्ट. इट इज नॉट अ मेयर इंडिविजुअलिस्टिक एक्ट. ठीक है. सो दिस इज द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ चाय. ठीक है. तो चाय हमने देखा, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में अब जाएंगे चाय टपरी पे, पॉलिटिकल कल्चर है वहां पे, पॉलिटिकल डिस्कशंस ही यहां पे होते हैं. बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के बाहर चाय टपरी होती है, वहां पे जाके डिस्कशंस हो रहे हैं, पॉलिटिकल डिस्कशंस जो होते हैं. और वेस्ट बंगाल में आपने कहीं ना कहीं हमने देखा कि ज़्यादा इनलाइटेंड इंडिविजुअल्स और हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल्स एज टू से, और वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर ही ऐसा है कि इट रिवॉल्व्स अराउंड चाय टपरी. एक आम बंगाली से आप पूछिएगा तो कहीं ना कहीं चाय टपरीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. वहाँ पे प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, वेरियस इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे पॉलिटिकल और वेरियस सोशल, नेशनल, इकोनॉमिक डिस्कशंस टेक प्लेस करते हैं. चाय को और देखते हैं कि सी चाय, वेरी एक्ट ऑफ ड्रिंकिंग चाय इज फॉलोड बाय वन पर्सन. लेकिन हमने देखा कि जब हर कोई चाय ड्रिंक कर रहा है, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल ड्रिंक चाय इन इंडिया, और एक इंडियन कल्चर का एक इंट्रिंसिक पार्ट है, कॉमन मैन हमेशा कहीं ना कहीं चाय इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हिज लाइफ. तो जब हम देखेंगे मल्टीपल इंडिविजुअल्स को चाय पीते हुए तो एक पैटर्न आएगा, एक स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर आएगा. इसी का यूटिलाइजेशन किया जाता है द चाय पॉलिटिक्स. जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी, सी ही सेज दैट ही इज अ चाय वाला. So what is the logic or reason behind this? See, everything that is uttered by these great statements, they have a reason behind this, they have a logic behind this. See, because कि somehow prime minister wants to show that he is not an elite, he is a common man. तो कॉमन मैन मतलब जिसपे कॉमन जो सिटीजन है वो उसको अपने आप एक पीएम के साथ एसोसिएट कर पाए, ये ना सोचे कि ही इज अ वेरी हाई एलीट और वेरी प्रोमिनेंट इंडिविजुअल. इसके ये कहता है कि मेरा क्या है, एक आम कनेक्ट भी है, कॉमन कनेक्ट भी है. तो लोगों के बीच में कॉमन कनेक्ट बनाने के लिए भी चाय पॉलिटिक्स की जाती है. सो दिस इज ऑल सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन. चाय, कॉफी. नाउ कॉफी ऑल्सो लीड्स टू सोशल इंटरेक्शन सिचुएशंस. For example, business meeting, isn't it? Coffee, business meeting. So it is an social act because it involves two persons और इनके बीच में एक इंटरेक्शन डेवलप होगी, बिजनेस इंटरेक्शंस. ठीक है. एक बिजनेस बॉन्ड या फिर एक वर्किंग रिलेशनशिप और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को फ्यूज करने में कहीं ना कहीं कॉफी का हाथ होगा. तो कॉफी क्या है, एड करता है. द वेरी एक्ट ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी इज सेकेंडरी इन दिस नेचर. द मेन पर्पज इज नॉट टू ड्रिंक कॉफी बट टू इंडल्ज इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और टू बिल्ड एन इकोनॉमिक रिलेशनशिप. ठीक है. सिमिलरली द कंसेप्ट ऑफ डेटिंग. ठीक है. लेट्स गो फॉर अ कॉफी. So similarly it also builds to the development of romantic relationships. ठीक है ना. आप गाना भी है एक, सलमान खान की मूवी है, चाचा की चाय पिला दूं आ चलती क्या. सो दिस इज अ वेरी फेमस सॉन्ग. तो उसमें भी सेम यही चीज बोली गई है. सो चाय इज नॉट चाय, चाय इज मच मोर देन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सोशल बॉन्ड्स. ठीक है. द वेरी एक्ट ऑफ ड्रिंकिंग चाय और कॉफी टेक्स प्लेस इन अ सोशल सेटिंग. इसको थोड़ा सा और क्रिटिकली एनालाइज करते हैं. ठीक है. तो आप कभी भी चाय पी रहे होंगे तो आप ये मल्टीपल, इसलिए मैं बोलता हूं कॉमन सेंसिकल व्यू से नहीं देखना है, रूटीन व्यू से नहीं देखना है. ये बड़ा रूटीन एक्ट है चाय पीने वाला, लेकिन इसके पीछे क्या है, बड़े फोर्सेस एक्ट करते हैं. ठीक है. फॉर इंस्टेंस अब हम देखते हैं कि जब आप चाय पी रहे हैं, ठीक है, चाय या कॉफी पी रहे हैं, तो आप कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी और चाय, ठीक है, ठीक है, ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग, ठीक है, देन आफ्टर दैट प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग. ये मल्टीपल प्रोसेसेस से, इकोनॉमिक प्रोसेसेस से होके, ठीक है, तो इसमें मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व है इन द प्रोडक्शन ऑफ चाय और कॉफी. ठीक है. इसमें क्या है, मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व हैं
इन द प्रोडक्शन ऑफ चाय और कॉफी, ठीक है। और ये जो प्रोडक्शन है और ये जो सप्लाई चेन है, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ कैपिटलिस्ट सिस्टम, इजंट इट। कैपिटलिस्ट सिस्टम का पार्ट बनाता है, ग्रोइंग से लेके, हार्वेस्टिंग से लेके, प्रोसेसिंग से लेके, पैकेजिंग से लेके, फिर मार्केटिंग से लेके, ठीक है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ एन इंट्रिकेट कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो आपके पास जो चाय आई है, ठीक है, उसमें मल्टीपल पीपल प्रोसेसेस है, मल्टीपल पीपल हैं, और ये इट मे बी पॉसिबल, इट गोज थ्रू मल्टीपल कंट्रीज, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, और इसके बाद आपके पास चाय आई। तो इट इज एन पार्ट ऑफ इंट्रिकेट कैपिटलिस्ट सिस्टम और ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम। मल्टीपल लोगों को जॉब मिलती है इसमें। तो नेक्स्ट टाइम यू विल बी ड्रिंकिंग चाय, देन यू विल से दैट द वेरी एक्ट ऑफ ड्रिंकिंग चाय इज नॉट एन इंडिविजुअलिस्टिक एक्ट, रादर द चाय दैट आई एम ड्रिंकिंग इज बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ I am a small cog or a small part of a larger capitalist system. So this is the sociological imagination. Now another, for example, coffee. ठीक है. Now this person is drinking coffee. अब ये जो कॉफी ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है, this is coffee is generally consumed in Western developed countries on a large scale. Whereas coffee is produced in poor countries. अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादातर कॉफी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। और यहां पे ये हायर स्टेटस का person who is living in Europe or America, when he is drinking coffee, that is supplied by the people who are working in poor countries or poor working conditions, ठीक है। maybe they are not paid enough, maybe उनका exploitation होता हो, maybe their working conditions are not good, ठीक है, deteriorating working conditions में हो, तो it isn't by the very act of drinking coffee you are contributing to their exploitation. So this is sociological perspective. कैपिटलिस्ट सिस्टम की हम एक और बात देखेंगे। किसी ये जो कॉफी है, ठीक है, और चाय में भी सिमिलर है। चाय इज प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल हु आर वर्किंग इन पुअर माइग्रेंट पॉपुलेशन हु आर वर्किंग इन आसाम एंड वेस्ट बंगाल। सो द सिमिलर कंसेप्ट गोज फॉर चाय, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीपल पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश की, और हमने देखा कि जो एक सिंपल एक्ट है, बड़ा सिंपल एक्ट लगता है, उसके पीछे क्या सोशोलॉजिकल और क्या बिगर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे इसके बाद द एक्ट ऑफ सुसाइड। सेकंड हम देखते हैं द एक्ट ऑफ सुसाइड। अब सुसाइड को कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअलिस्टिक और पर्सनल एक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी जो कि इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करती है, वो बोलती है कि सुसाइड माइट बी ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। उसमें से क्या होगा, लोनलीनेस, मेंटल इलनेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, और it is committed by individuals who are weakly minded and not able to face life challenges. तो ये कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड और कॉमन सेंसिकल, स्पेशली एक इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है सुसाइड का। लेकिन सुसाइड में हम सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन कैसे लगाएंगे? सुसाइड एक बुक लिखी है अ फेमस सोशोलॉजिस्ट, इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, हु गोज बाय द नेम इमाइल डुर्खाइम। तो डुर्खाइम क्या बोलते हैं? डुर्खाइम ने क्या है, रिकॉर्ड्स, फैक्ट्स और डेटा कलेक्ट किया सुसाइड के बारे में। ये फैक्ट्स और डेटा कहाँ से कलेक्ट किया इन्होंने? मल्टीपल इंस्टीट्यूशन से कलेक्ट किया, जैसे कि हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, पुलिस रिकॉर्ड्स,
ठीक है। तो हमने देखा जब फैक्ट्स और डेटा कलेक्ट होता है तो इसका मतलब क्या है, क्वांटिफाई कर रहे हो किसी भी चीज़ को, डेटा स्टैटिस्टिक्स, तो इसको क्वांटिटेटिव मेथड यूज बोलते हैं। हम बाद में पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स के बारे में। तो कहीं ना कहीं इमाइल डुरकheim ने क्या बोलते हैं, इमाइल डुरकheim ये बोलते हैं कि सुसाइड क्या है, इट इज नॉट अ सिंपल पर्सनल एक्ट, रादर सुसाइड इज अ सोशल फैक्ट। ठीक है, व्हाट इज सोशल फैक्ट हम पढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि सुसाइड किस वजह से होता है, ही सेड कि कुछ सोसाइटी में सोशल फोर्सेस वर्क करते हैं। फोर्स क्या होता है, फोर्स अगर सिंपल फिजिक्स की डेफिनेशन में देखेंगे तो वो पुश या पुल करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये सोशल फोर्सेस पुश और पुल करते हैं इंडिविजुअल को टुवर्ड्स सुसाइड। क्या ये सोशल फोर्सेस, हम जब सुसाइड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ये देखेंगे, बस हम एक सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पुश और पुल टुवर्ड्स सुसाइड। तो सोसाइटी, ठीक है, तो जो ही सेज इंडिविजुअल पे सोशल फोर्सेस लगते हैं, ये सोशल फोर्सेस हम देखेंगे कौन से हैं, और इन सोशल फोर्सेस की वजह से इंडिविजुअल कमिट सुसाइड। इन्होंने ये भी क्लासीफाई किया, सुसाइड्स को क्लासीफाई किया और ये बोला कि 4 टाइप की सुसाइड्स होती हैं। वी विल स्टडी इट लेटर ऑन, बट समहाउ ही रिफ्यूट्स कि सुसाइड इज नॉट अ प्योरली इंडिविजुअलिस्टिक एक्ट। सी ही सेज कि यहाँ पे हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच में रिलेशनशिप भी देख सकते हैं। तो हम जब सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच में रिलेशन लिंकेजेस पढ़ेंगे तो हमें कहीं ना कहीं इमाइल डुरकheim का सुसाइड जरूर मेंशन करना पड़ेगा अपने आंसर में। सी ही सेज देयर आर मल्टीपल इंडिविजुअल, इन सब पे सोशल फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, इन सब पे सोशल फोर्सेस लग रहे हैं और ये सोशल फोर्सेस ड्राइव कर रहे हैं टुवर्ड्स द इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स सुसाइड। लेकिन इसमें से खाली एक इंडिविजुअल सुसाइड कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे। दिस इज द टास्क ऑफ साइकोलॉजी कि एक ही क्यों कर रहा है, दैट इज बिकॉज दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल का माइंडसेट क्या रहा होगा, दैट इज द टास्क ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल कि ये सुसाइड डुरकheim बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल सुसाइड रेट्स, उन्होंने जब अपना ये रिकॉर्ड्स, फैक्ट्स और डेटा देखे तो इन्होंने क्लासिफाई किया, कैटेगराइज किया, तो इन्होंने पाया कि प्रोटेस्टेंट्स, 2 टाइप्स ऑफ क्रिश्चियन सेक्ट्स, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स। ठीक है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हम पढ़ेंगे लेटर ऑन व्हेन विल बी डीलिंग विद मॉडर्निटी और व्हेन विल स्टडी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एज प्रोपाउंडेड बाय मैक्स वेबर, जिन्होंने प्रोपाउंड किया था प्रोटेस्टेंट एथिक्स को। सी प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वो फोकस करता है इंडिविजुअलिज्म पे। ठीक है, और कैथोलिक्स एम्फसाइज करते हैं कलेक्टिविज्म पे। ठीक है, तो कलेक्टिविज्म मतलब बिल्डिंग अ सोशल कम्युनिटी। ठीक है, संडे को चर्च में जाना प्रेयर्स के लिए, दैट इज द बेसिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ, इट इज अ वेरी माइनर और वेरी एलिमेंट्री एग्जांपल। ठीक है, मल्टीपल इनके प्रिंसिपल्स रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कलेक्टिविज्म, सोशल कम्युनिटी, सोशल बॉन्ड ज़्यादा होते हैं कैथोलिक्स में, जबकि यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा होता है प्रोटेस्टेंट्स में। तो इट इज़ अ कहीं ना कहीं एक सोशल फोर्स लग रहा है जिससे इंडिविजुअलिज्म बन रहा है, इंडिविजुअलिज्म की लोनलीनेस आएगी और उसकी वजह से सुसाइड रेट प्रोटेस्टेंट्स में ज़्यादा होगा, कैथोलिक्स में कम होगा। ठीक है, सेम गोज फॉर मैरिड वर्सेस सिंगल इंडिविजुअल। अगेन जो मैरिड इंडिविजुअल्स उन्होंने देखा कि सिंगल में ज़्यादा सुसाइड्स होती है एज कंपेयर टू मैरिड, बिकॉज जो सिंगल है अगेन इंडिविजुअलिज्म बढ़ेगा, इंडिविजुअलिस्टिक रहेगा, लोनलीनेस आएगी। लेकिन मैरिड में क्या सपोर्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है स्पाउस का, प्लस मैरिड इंडिविजुअल हैज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स चिल्ड्रन, तो इसीलिए वहाँ पे आपका कहीं ना कहीं, सो दिस इज द सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बाय विच वी विल स्टडी सुसाइड। इसको आगे आप कंटिन्यू करेंगे। रूरल वर्सेज अर्बन, तो अर्बन में कहीं ना कहीं लोग के बीच में इंटरकनेक्टेडनेस कम होती है, रूरल एरियाज में सोशल बॉन्डिंग, किनशिप रिलेशनशिप, कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स रहते हैं। तो अर्बन एरियाज में ज़्यादा होगी, लोनलीनेस, डिप्रेशन ज़्यादा होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कनेक्ट इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो ये डुरकheim ने नहीं बोला था, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। इसी के बाद हम देखेंगे न्यूक्लियर फैमिलीज और जॉइंट फैमिलीज में से किस में ज़्यादा होगा। जॉइंट फैमिलीज में ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे सुसाइड रेट कम होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, प्लस इसमें एक और देखते हैं, उसमें से एक टाइप की जब 4 टाइप की सुसाइड पढ़ेंगे हम, उसमें से एक टाइप की सुसाइड होगी ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड मतलब ऑल्ट्रुइज्म, लोगों के भले के लिए सुसाइड करना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लेइंग डाउन द लाइफ फॉर आवर नेशन, फॉर आवर रिलीजन। ठीक है, जैसे सुसाइड बॉम्बर्स। सुसाइड बॉम्बर्स क्या है,
उनके वी विल से दैट दे हैव अ फॉल्स नोशन, ठीक है, बट उनके लिए एक कमिटमेंट होती है कि दे हैव टू डू समथिंग और टू कमिट जिहाद इन द नेम ऑफ रिलीजन, और उनकी आइडियोलॉजी ऐसी होती है कि फॉर अ लार्जर कॉज दे आर कमिटिंग सुसाइड, ठीक है। ऐसी डॉर्कहाइम ने एग्जांपल दिया सोल्जर्स का, सोल्जर्स नेशन के लिए फाइट करते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, सो दैट इज यू आर लीडिंग योरसेल्फ टू एन हॉस्टाइल सिचुएशन बट टू प्रोटेक्ट द कंट्री, टू प्रोटेक्ट द नेशन, तो इट इज लेइंग डाउन द लाइफ फॉर द नेशन, फॉर द पीपल ऑफ द नेशन, दैट इज ऑल्सो एन अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। इट इज नॉट अ सिंपल एक्ट सुसाइड, उसके पीछे मल्टीपल रिलेशंस, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ठीक है। सी द थर्ड एग्जांपल दैट वी विल स्टडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि योर चॉइसेस, ठीक है, वर्ल्ड व्यू एंड लाइफस्टाइल और लाइफ चांसेस, सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू, एंड लाइफ चांसेस, ठीक है, इट इज ऑल्सो शेप्ड बाय सोसाइटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वेरी पर्सनल एक्ट ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, रूटीन अंडरस्टैंडिंग ये बोलता है कि आई लिसन टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूजिक बिकॉज मेरे को वो कहीं ना कहीं उस टाइप का म्यूजिक सुनना पसंद है, बट सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन से क्या देख सकते हैं हम, सी म्यूजिक से क्या होगा, किस टाइप का म्यूजिक सुनते हो वो कहीं ना कहीं आपकी क्लास क्या है, ठीक है, सोसाइटल कंटेक्स्ट क्या है, वो डिटरमाइन करेगा। फॉर इंस्टेंस कि जो अर्बन, ठीक है, मिडिल क्लास यूथ है, अर्बन मिडिल क्लास यूथ, ठीक है, या फिर न्यू जनरेशन मिलेनियल्स भी जिसे हम बोलते हैं, वो किस टाइप का म्यूजिक सुनेंगे, ठीक है। एक रूरल, ठीक है, रूरल फोक है, ठीक है, रूरल इंडिविजुअल है, रूरल पर्सन, वो किस टाइप का म्यूजिक सुनेगा, और एक ट्राइबल है, वो किस टाइप का म्यूजिक सुनेगा। ये कहीं ना कहीं तीनों हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप का म्यूजिक सुनेंगे। तो आपका जो म्यूजिक चॉइस है इज इवन डिटरमाइंड बाय योर क्लास, ठीक है, आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, किस सोसाइटल कंटेक्स्ट में रहते हैं। एक वेस्टर्न म्यूजिक विल बी डिफरेंट फ्रॉम एन इंडियन म्यूजिक, ठीक है, प्लस आपकी एज क्या है। So there are multiple factors behind it. It is not a very simple act of listening to music. Plus म्यूजिक भी ये डिपेंड करता है किस टाइप का म्यूजिक आप सुन रहे हैं, सोसाइटल कंटेक्स्ट में डायलॉग करता है, ठीक है। व्हेन यू आर हैप्पी, शादी में क्या है, पार्टी टाइप म्यूजिक, ठीक है। व्हेन यू आर सैड और लॉनली, यू विल लिसन टू डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक, सो इट इज समहाउ डिटरमाइंड योर इमोशंस, और इमोशंस आपके कहीं ना कहीं, ठीक है, एक सोशल कंटेक्स्ट में ही शेप अप होते हैं, ठीक है। आपके मल्टीपल लोगों के साथ इंटरेक्शन वो डिसअपॉइंट करते हैं या आपको खुश करते हैं, और मे बी ड्यू टू मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस योर इमोशंस आर शेप्ड, और दैट इज लीडिंग टू योर चॉइसेस इन डिफरेंट सोसाइटल कंटेक्स्ट, वेदर यू आर लिसनिंग टू सैड म्यूजिक और वेदर यू आर लिसनिंग टू अ पार्टी म्यूजिक। सो आपकी जो चॉइसेस हैं इट इज ऑल्सो डिटरमाइंड, ठीक है। सेकेंड, हम ये देखेंगे कि आपका जो लाइफस्टाइल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्रेसिंग सेंस, म्यूजिक, ड्रेस, ठीक है, इट इज ऑल्सो डिटरमाइंड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय सोशल फोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे धोती कितने यूथ पहनते हैं, मोस्ट ऑफ द यूथ वियर जीन्स, टी शर्ट्स और फॉर्मल अटायर, ठीक है। तो अगर कोई यूथ स्पेशली धोती पहनता है आज के टाइम पे, तो ही विल फील आउट ऑफ प्लेस, ठीक है, पीपल विल स्टार्ट कॉलिंग हिम वियर्ड, ठीक है, ही विल बी सीम वेरी डिस्टिंक्ट और यूनिक। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ड्रेस है वो भी आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट सेटअप कर रहा है, ठीक है। हम देखते हैं ट्रेंड्स आते हैं फैशन के, फैशन ट्रेंड्स, फैशन ट्रेंड्स आते हैं कि आप पर्टिकुलर टाइम्स में पर्टिकुलर टाइम का आपका फैशन ट्रेंड चलता है और वो उसी सिचुएशन में मतलब ठीक लगता है। फॉर एग्जाम्पल द बेल बॉटम पैंट्स वर काइंड ऑफ फैशन ट्रेंड ड्यूरिंग द 1970s और 80s इन इंडिया, ठीक है। तो उस टाइम पे आप देखोगे मूवीज़ में क्या एक्टर्स क्या बेल बॉटम्स पहन के रखते थे, लेकिन आज के टाइम पे वो कहीं ना कहीं ट्रेंड डिसअपीयर हो गया है, ठीक है।
तो एक टाइम पे आया था चार्ली चैपलिन पे शॉर्ट पैंट्स का, और वो फिर से रीअपियर हो गया है। तो इट इज सम हाउ योर ड्रेसिंग सेंस इज नॉट इंडिविजुअलिस्टिक एक्ट, रादर इट इज डिटरमाइंड ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब है मल्टीपल पीपल आर फॉलोइंग इट, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो it takes place, your dressing style is also determined by your societal context. So choices or lifestyle, see dressing style is lifestyle is somehow determined. Now let us further look at the relation between life chances and lifestyle. See, हम सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, हमने सोशल स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर में पढ़ा। तो हमने देखा कि मल्टीपल सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। लोग वेरियस इंटरेक्शन सिचुएशंस में होते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप होती है। ये जो रिलेशनशिप है, हम पर्टिकुलर रोल निभाते हैं और पर्टिकुलर वैल्यूज और नॉर्म्स के साथ अपना बिहेवियर एक्ट आउट करते हैं। ऑल दिस वाज डिस्कस्ड एग्जॉस्टिवली इन द लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो दिस इंटरेक्शन लीड टू पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज फैमिली, दिस इज क्लास। अब क्लास में हिरार्की होगी, इनके बीच में तो एक वर्किंग रिलेशनशिप है, ठीक है। ऐसी पॉलिटिक्स, और ऐसे ही कास्ट। अब आप इसमें मल्टीपल रिलीजन भी डाल सकते हो और वेरियस इंस्टीट्यूशन डाल सकते हो, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। सो दिस इज अ सोशल स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिएगा कि सोशल स्ट्रक्चर में जो एक इंडिविजुअल की पोजीशन होगी, सोशल स्ट्रक्चर में जो एक इंडिविजुअल की पोजीशन होगी, वो उसके लाइफ चांसेस डिटरमाइन करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बीइंग पुअर, ठीक है। हमने ऑलरेडी देखा म्यूजिक कैसे सुनते हो, ड्रेस कैसे पहनते हो, किस टाइप के स्कूल में जाते हो, कैसा कॉलेज में अटेंड करते हो, आईवी लीग करते हो या सिंपल कॉलेज अटेंड करते हो। तो इवन योर एजुकेशन, ठीक है, दीज आर योर वेरियस लाइफ इवेंट्स, ठीक है, मल्टीपल इट कॉन्स्टिट्यूट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ चांस। तो क्या पुअर है, कुड ही अटेंड एन आईवी लीग कॉलेज, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी आईवी लीग कॉलेज अटेंड करने की, ठीक है, जिसमें फीस ज़्यादा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। इट इज़ नॉट दैट मच। तो पुअर के पास लाइफ चांसेस कम है, ठीक है। तो सोशल स्ट्रक्चर में वो उसकी जो पोजीशन है वो इसको कहीं ना कहीं लिमिट करती है और उसके लाइफ चांसेस को लिमिट करती है और वल्नरेबली प्लेस करती है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वल्नरेबल और डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज सोशल स्ट्रक्चर पुट्स देम इन अ पर्टिकुलर पोजीशन, और लोअर पोजीशन में है तो उनकी लाइफ चांसेस कम हो जाएगी। तो सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जिस सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट हो, किस कास्ट से बिलोंग करते हो, किस क्लास से बिलोंग करते हो, ठीक है, पॉलिटिक्स में आपकी क्या स्टैंडिंग है, किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपकी जो पोजीशन है, सोशल स्टैंडिंग है स्ट्रक्चर में, दैट डिटरमाइंस योर एंटायर लाइफ स्टाइल और एंटायर लाइफ चांसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो आपका पूरा का पूरा लाइफ चॉइसेस, पूरा वर्ल्ड व्यू, इवन वर्ल्ड व्यू भी आपका डिफाइन होता है। आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपका वर्ल्ड व्यू, आपका विचार, आइडियाज, ओपिनियंस, आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, दैट डिफाइंस योर वर्ल्ड व्यू। तो सी लाइफ चांसेस, अब हम यहां देखेंगे जो इंडिविजुअल सोशल स्ट्रक्चर में वेल प्लेस्ड है, he will have good life chances and he will go to good college. So it does not depend merely on individualistic capability or individualistic talent, rather you are placed in a social structure that determines your life chances, ठीक है। तो हम देखेंगे जो SCs STs है, ठीक है, इंडिया में और सिमिलरली ब्लैक्स अमेरिका में, ठीक है, इट इज नॉट दैट दे आर नॉट कैपेबल, बट सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है, उनकी जो स्टैंडिंग है, जो पोजीशन है सोशल स्ट्रक्चर में, लोअर स्टेटअप पे लाई करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको वल्नरेबल करती है, डिसएडवांटेजेस प्रोवाइड करती है और उसकी वजह से लाइफ चांसेस कैप्चर नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप देखेंगे सबसे ज्यादा पॉवर्टी इन्हीं के बीच में रहेगी, स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स इन्हीं के पास ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो आपका तो पोजीशन सोशल स्ट्रक्चर में आपका सर्कमस्टांस पूरा पूरा लाइफ ही शेप कर रहा है, ठीक है। सो इट डज नॉट डिपेंड मेरली ऑन इंडिविजुअलिस्टिक मेरिट, एबिलिटी और टैलेंट और कैपेबिलिटी। पॉवर्टी, सोशल ड्रॉप आउट रेट्स, ठीक है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा मैनुअल स्कैवेंजर्स कौन से हैं, SCs STs। अगर आप देखेंगे
कि पॉवर्टी रेट सबसे ज़्यादा किन के बीच में है, एससीज एसटीज। अगर आप देखेंगे कि एग्रीकल्चरल लेबर सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चरल लेबर मीन्स पुअर इकोनॉमिक रिटर्न्स, तो कहीं ना कहीं ये आपका क्या है, एससीज और एसटीज, मतलब लोअर कास्ट। यहाँ पे कास्ट लोअर है तो क्लास भी इनकी लोअर है, तो लोअर कास्ट लीड्स टू लोअर क्लास, तो एक सिंक बन जाता है। क्वेश्चन भी पूछा गया था कास्ट और क्लास के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, वेदर दे आर इन सिंक और हार्मनी और देयर इज अ सेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन दीज टू। तो हम वेल प्लेस्ड देखेंगे, सी यहाँ पे जो बंदा वेल प्लेस्ड होगा उसके क्या होंगे, मल्टीपल रिलेशनशिप्स होंगी, मल्टीपल कनेक्शंस होंगे, और इन कनेक्शंस का यूज करके वो अपनी लाइफ चॉइसेस और लाइफ स्टाइल और लाइफ चांसेस को और अपग्रेड कर सकता है। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ म्यूचुअल एड और म्यूचुअल हेल्प। तो जो वेल कनेक्टेड, वेल प्लेस्ड है, मल्टीपल कनेक्शंस है, उसके मल्टीपल रिलेशनशिप है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेल कनेक्टेड का मतलब ही क्या है, सोशल कंटेक्स्ट के, सोशल स्ट्रक्चर के टर्म में, तो ही विल हैव, उसको इनहेरेंट एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली जो पुअर होगा, जैसे क्लास में सबसे नीचे लाई करता है, ये दिस इज क्लास स्ट्रक्चर, सबसे नीचे लाई कर रहा है, तो एक तो वो वेल कनेक्टेड नहीं होगा, तो उसके कनेक्शंस कम होंगे, रिलेशनशिप्स कम होंगी, रिलेशनशिप्स कम होंगी, तो इसका मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं वेल इंटीग्रेटेड नहीं है सोशल स्ट्रक्चर में, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर उसको इनहेरेंटली क्या क्या है, उसको कहीं ना कहीं एक वो बैकफुट पे लेके जा रहा है, ठीक है। हम जब पढ़ते हैं सोशल इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, इसका मतलब क्या, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन का मतलब ही ये है, सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्सक्लूजन क्या होता है, वल्नरेबल डिसएडवांटेज सेक्शंस के साथ सबसे ज्यादा होता है। तो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन मतलब ये है, या तो क्लास स्ट्रक्चर में सबसे नीचे लाई करना, तो उसके कनेक्शंस इतने नहीं होंगे, तो वेल इंटीग्रेटेड नहीं है, इट मींस ही इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी। या फिर इकोनॉमिक एक्सक्लूजन का मतलब यह है कि नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, जो उसकी सोशल स्ट्रक्चर जो एक अपॉर्चुनिटीज और एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, स्पेशली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, अगर आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके कनेक्शंस कम है, तो इसका मतलब ये है आप कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली एक्सक्लूडेड है। लेकिन इंडिया में क्या है, कास्ट और क्लास, तो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन इज रिलेटेड टू सोशल एक्सक्लूजन। जो कास्ट स्ट्रक्चर में सबसे नीचे लाई करते हैं या इवन लाई आउटसाइड द कास्ट स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल अनटचेबल्स, दे आर सोशली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप, ठीक है, उनके रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस इतने नहीं होंगे, सो इट मींस द सोशल स्ट्रक्चर्स पुल्स देम इन अ इनहेरेंटली अनफेवरेबल रहता है सोशल स्ट्रक्चर, उनकी पोजीशन कहीं ना कहीं उनको डिसफेवर करती है। अब इसी से एक नोशन आता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना क्यों जरूरी है और अफर्मेटिव एक्शन सरकार क्यों लेके आती है। इसका प्राइम रीजन यही है, इट इज नॉट दैट द एससीज एसटीज लैकिंग टैलेंट और एबिलिटी, इट इज द वेरी रीजन बिकॉज दे आर नॉट फेवरेबली प्लेस्ड इन द सोशल स्ट्रक्चर। और इसको काउंटर करने के लिए सरकार उनको कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स इनके बीच में सबसे ज्यादा होंगे, तो इसलिए क्या है, कॉलेज में इनको क्या है, रिजर्वेशन सीट्स और रिजर्वेशंस दी गई हैं, सीट्स में रिजर्वेशन दी जाएगी, एजुकेशन गेन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट गेन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन होगी, तो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन को काउंट कर रहे हैं। जब एजुकेशन में रिजर्वेशन है, एजुकेशन में रिजर्वेशन है, तो यू आर काउंटरिंग इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। सॉरी, जब एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन है, तो एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन है, तो धीरे धीरे दे विल फिल अप इंपॉर्टेंट पोजीशंस, दे विल बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी। तो क्या उनका इंटीग्रेशन समाज में सोशल स्ट्रक्चर में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सोशल स्ट्रक्चर में जब वो फेवरेबल प्लेस गेन करेंगे तो क्या है, उनका प्रोग्रेस होगा। इसलिए क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या यूज करता है, सोशली बैकवर्ड टर्म क्यों यूज करता है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को, इसीलिए ये जो सोशल स्ट्रक्चर इसको काउंट करने के लिए। सो आप समझे कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या है, सोशियोलॉजी क्यों जरूरी है, बिकॉज दीज टर्म्स आर सम हाउ रिलेटेड टू सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं सी लाइफस्टाइल और ये सब देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं मैरिज डाइवोर्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सी ना, अब हम ऑलरेडी 3 एग्जांपल पढ़ चुके हैं, 4th एग्जांपल की तरफ मूव ऑन करते हैं। डाइवोर्स, ठीक है, जब डाइवोर्स की बात करते हैं तो अगेन ये आता है माइंड में कि डाइवोर्स इज समहाउ रिलेटेड टू पर्सनल इश्यूज। कहीं ना कहीं जो आपका जो मैरिड कपल है उनके बीच में क्या कंपैटिबिलिटी ठीक नहीं रही होगी, और उसी की वजह से ड्यू टू लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी बिटवीन दीज 2 पीपल, ठीक है, दे डिसाइडेड टू गो फॉर डाइवोर्स, ठीक है। लेकिन कंपैटिबिलिटी, अब हम ये देखते हैं कि मॉडर्न सोसाइटीज में क्या है, डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है। तो ऐसा क्या है कि मॉडर्न सोसाइटीज में कंपैटिबिलिटी नहीं है, क्या ट्रेडिशनल सोसाइटीज में ज़्यादा कंपैटिबिलिटी होती थी, तो वहाँ पे क्या डाइवोर्स रेट क्या कम थे, ऐसा कुछ क्या है। सी दिस इज द common sensical understanding कि compatibility नहीं थी that led to divorce. But what does sociology says? Sociology says
डाइवोर्स इज डिटरमाइंड बाय अगेन मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है। वन थिंग इज कि सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है सोसाइटी में डाइवोर्स की, ठीक है। सिंस द डाइवोर्स इज सोशली एक्सेप्टेबल, ठीक है, इसलिए लोग वैसे ही बिहेवियर एक्ट आउट करते हैं विच इज सोशली एक्सेप्टेबल, ठीक है। अगर सोशल टैबू होता डाइवोर्स, जस्ट लाइक इंसेस्ट, डू यू थिंक कि डाइवोर्स वुड हैव बीन टेकिंग प्लेस इन सच मैनर, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता सोसाइटी में। सो कि कहीं ना कहीं सोशल एक्सेप्टेबिलिटी और सोसाइटी में बढ़ी है, दैट इज लीडिंग टू अ पर्टिकुलर सोशल बिहेवियर और दैट इज लीडिंग टू इंक्रीज इन डाइवोर्स। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है तो कानून ने भी इस एक्सेप्टेबिलिटी को अपना इंक्लूड किया है। तो पहले जो लॉज रहते थे उसमें काफ़ी मुश्किल रहता था आपको डाइवोर्स लेना, लेकिन इस प्रोसेस को क्या है, ईजी कर दिया है। तो लीगल हर्डल्स भी कम होंगे, इसलिए भी डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है, ठीक है। देन कैन वी से कि स्पेशली दिस इज सेड बाय रेडिकल फेमिनिस्ट्स। हम पढ़ेंगे रेडिकल फेमिनिस्ट के बारे में। सूला स्मिथ फायरस्टोन एक रेडिकल फेमिनिस्ट थी, विल बी डीलिंग विद ऑल दिस सोशियोलॉजिस्ट। सिल्विया वालबाई आपका रेडिकल फेमिनिस्ट थी, उसके बाद भी अलग अलग टाइप के फेमिनिस्ट थे, एन नोकले, ठीक है। तो रेडिकल फेमिनिस्ट से दैट डाइवोर्स इज अ काइंड ऑफ लिबर्टी, ठीक है। लिबर्टी वाई? बिकॉज वुमेन हैज ब्रोकन डाउन द चेन्स ऑफ पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन। दीज आर द सेइंग्स ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट। वो बोलते हैं कि डाइवोर्स आपका जो मैरिज है वो एक पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, दैट इज फेवरेबल टू मेन और उनके फेवर में ज़्यादा झुका हुआ है, और जिसमें क्या है एक्सप्लॉयटेशन, सप्रेशन और सबऑर्डिनेशन होता है वुमेन का मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन में। इसलिए डाइवोर्स इज अ काइंड ऑफ अ लिबर्टी, इट इज अ काइंड ऑफ अ फ्रीडम फॉर वुमेन। सो दे आर ब्रेकिंग द चेन्स और शैकल्स ऑफ मैरिज, एंड डाइवोर्स विल गिव दम मल्टीपल चॉइसेस और, ठीक है, विल मेक दम अ बेटर लाइफ। ये रेडिकल फेमिनिस्ट बोलते हैं। तो डाइवोर्स की रेट भी क्यों बढ़ रहा है? सी, जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम ऐसा है कि उसमें मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम में दैट रिक्वायर्स मोर एंड मोर लेबर। तो उसमें क्या है, जैसे कैपिटलिज्म का राइज हुआ तो वुमेन भी लेबर अपना कंट्रीब्यूट करने लगे। तो दैट लेड, तो कैपिटलिज्म लेड टू इकोनॉमिक, एक तो हमने ये देखा कि इस टाइप की आइडियोलॉजी प्रमोट की जाती है और उसकी वजह से भी डाइवोर्स बढ़ता है। तो कैपिटलिज्म लेड टू इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन ड्यू टू ह्यूज डिमांड ऑफ लेबर, ठीक है। तो जब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस वुमेन की स्टार्ट और डेवलप होनी स्टार्ट हो गई तो वो फाइनेंशियली लेस रिलायबल हुए मेन पे, और उससे क्या है, उनका क्या है, जो चॉइस थी, ठीक है, टू गेट आउट ऑफ अ बैड मैरिज और नॉट सेटिस्फाइंग मैरिज, दैट इंक्रीज फॉर वुमेन। सो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो, दैट इज द सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म which demanded more labor, that women got into more kind of employment, and that led to economic independence of women. और economic independence के women की वजह से they are able to make more free choices, और उसी की वजह से डाइवोर्स रेट भी आपका बढ़ रहा है। तो हमने देखा लॉ से कैसे रिलेटेड है, कैपिटलिज्म से कैसे रिलेटेड है, फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं, आइडियोलॉजी प्रोपोगेट करते हैं, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज कर रही है डाइवोर्स की। So there are multiple factors. So this is the sociological imagination of divorce. Why divorce rate is increasing? It is not just an personal choice. Although it's a personal choice. See, again we will be saying these are multiple individuals, ठीक है, इन पे ये एक्ट करेंगे और इसमें से पर्टिकुलर डाइवोर्स लेंगे, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ अ पर्सनल चॉइस। एक चीज हम ये भी देखेंगे, व्हाई डाइवोर्स रेट इज इंक्रीजिंग। हमने ये फैक्टर्स देखे। एक सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या कहता है, सी, जब कैपिटलिज्म का राइज नहीं हुआ था उससे पहले क्या था, फैमिली का जो हेड होता था, न्यूक्लियर फैमिली का, पैट्रियार्की थी तो पैट्रियार्कल हेड होगा, फादर, ठीक है, मेल हेड होगा आपका। और उस टाइम पे जो इकोनॉमिक सिस्टम था, फ्यूडलिज्म वगैरह, ठीक है, और इवन प्रीवियस जनरेशंस में भी देखेंगे जहां वुमेन वर्क नहीं करती थी, तो ये जो मेल था ये खाली फैमिली हेड नहीं था, ये क्या है, इकोनॉमिक हेड भी था, बिकॉज इसका इकोनॉमिक स्टेटस भी वुमेन से ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं उसके फैमिली स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस के बीच में एक प्रोपोर्शनैलिटी थी, एक कॉन्ग्रुएंस था, ठीक है। लेकिन व्हाट हैपेंस इफ दिस प्रोपोर्शनैलिटी और कॉन्ग्रुएंस गोज फॉर अ टॉस, स्पेशली इन मॉडर्न सोसाइटीज जहां पे मेल और फीमेल दोनों वर्क करते हैं, ठीक है। जब मेल और फीमेल दोनों वर्क कर रहे हैं, ऑल्दो मेल इज द पैट्रियार्कल हेड, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, ट्रेडिशनल ब्रेड विनर कौन था, फैमिली का मेल था। लेकिन अब क्या, वुमेन ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग,
नाउ इफ फीमेल स्टार्ट्स वर्किंग मोर देन मैन, ठीक है, तो पैट्रियार्कल हेड है, मतलब फैमिली स्टेटस उसका ज्यादा है, लेकिन इकोनॉमिक स्टेटस किसका ज्यादा है? फीमेल का। जब ये इकोनॉमिक स्टेटस ज्यादा है तो इससे क्या होगा, आपको क्या लगता है? एक डिसकॉन्ग्रुएंस आ गई, ये जो कॉन्ग्रुएंस है ब्रेक हो गई, ठीक है, तो इसकी वजह से भी एक टेंशन डेवलप होगी मैरिज में, और उसकी वजह से भी क्या है, दैट इज लीडिंग टू मोर एंड मोर डाइवर्सेस। लास्ट पॉइंट, सो ऑल दीज आर सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव फ्रॉम मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। लास्ट पॉइंट क्या है, जब आप फैमिली सिस्टम पढ़ेंगे और ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या रीजन है कि जो सी न्यूक्लियर फैमिलीज का जो राइज हुआ, न्यूक्लियर फैमिलीज का जो राइज हुआ, उसमें क्या है, मेल और फीमेल, ठीक है, आपस में उनकी एक्सेसिव इंटरडिपेंडेंस है। एंड दिस एक्सेसिव इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, उससे क्या है, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, बिकॉज न्यूक्लियर फैमिली में दो ही लोग हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, और बच्चों को सपोर्ट करने के लिए भी यही दो लोग हैं, तो एक दूसरे पे क्या है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है, इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जैसे ये जो क्या है, ओवरबर्डन्ड एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, क्योंकि फैमिली पे लोड बहुत ज्यादा पड़ जाता है, ठीक है, तो ये जो एक्सपेक्टेशंस क्या है बहुत ज्यादा हो जाती हैं, सो इट इज लाइक इट कंस्टिट्यूट्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। जैसे करंट ज्यादा फ्लो कर जाता है वायर से तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज ओनली वन मेल और फीमेल है एक दूसरे पे रिलाई करने के लिए, ठीक है, तो उससे क्या है, एक सपोर्ट उतना नहीं मिल पाएगा, तो क्या है, इट इज लाइक अ न्यूक्लियर फैमिली में क्या हो जाएगा, बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा दूसरे पे, तो क्या करंट जैसे ज्यादा फ्लो करता है सर्किट में से और उस शॉर्ट सर्किट कर देता है, फ्यूज हो जाता है, तो सिमिलरली ऐसे रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो कैपिटलिज्म ने हमने देखा कैसे फ्यूल कर रहा है, कैपिटलिज्म लेड टू न्यूक्लियर फैमिली। एक और चीज देख लेते हैं, मेल वर्क करते आता है कैपिटलिस्ट, वर्क प्लेस पे क्या है, सैलरी अच्छी नहीं है, बॉस का प्रेशर है, मल्टीपल वो है, तो वो कहाँ पे वो आके फ्रस्ट्रेशन निकालता है घर पे, वाइफ पे, ठीक है, कहीं ना कहीं रिलीज होती है, वेंट आउट हो सकती है, वो अपने बॉस के सामने तो वेंट आउट कर नहीं सकता, तो उसका वेंट आउट कहीं ना कहीं होता है और वो होम में होता है, सो इट इज इन द मॉडर्न टाइम्स इज लीडिंग टू मोर एंड मोर नंबर ऑफ डाइवोर्सेस। सी पहले क्या होता था, पहले जॉइंट फैमिली थी, जॉइंट फैमिली में देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल टू सपोर्ट यू, ठीक है, मल्टीपल किन्स होते थे, वर्क प्रॉपर्ली डिवाइडेड होता था, ओवरबर्डनिंग नहीं होती थी, इसका मतलब क्या, उस टाइम पे डाइवोर्स रेट कम था। तो ये क्या हुआ, एक डाइवोर्स का सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो गया। अब हम फिफ्थ पढ़ते हैं, मैरिज, ठीक है। अब लोग मैरिज क्यों करते हैं, सी ये भी बोला जाता है कि ये इंडिविजुअल चॉइस है, कि एक पर्टिकुलर आदमी अगर से पूछेंगे मैरिज क्यों की, तो वो बोलेगा मर्जी है मेरी, मैरिज करनी थी मेरे को तो मैंने मैरिज कर ली। तो क्या है, मैरिज सीम्स टू बी अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक और वेरी पर्सनल चॉइस ऑफ अ इंडिविजुअल। बट ये क्या बोलता है, सी सोशियोलॉजी क्या बोलती है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या बोलेगी, सी इसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। द प्राइम रीजन, टैलकोट पार्सन्स बोलते हैं, टैलकोट पार्सन्स बोलते हैं, पीपल मैरी बिकॉज इट इज डिमांडेड बाय, इट इज द डिमांड ऑफ सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम ये डिमांड करता है इसलिए लोग मैरिज करते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक रीजन कुछ भी हो, लेकिन उस इंडिविजुअलिस्टिक रीजन को इनकोर क्या करता है, सोशल सिस्टम, और सोशल सिस्टम प्रेशर, सोशल सिस्टम क्या है, एक गाइड करता है और स्टिमुलेट करता है सोसाइटी को, और उसमें एक मैरिज और इंस्टीट्यूशन इसलिए स्टे करता है। तो डिमांड ऑफ सोशल सिस्टम कैसे बोलेंगे, जैसे हमें बोलते हैं ना कि मैरिज से क्या है, चिल्ड्रन और ऑफस्प्रिंग होंगे, और इसी से ही, इस प्रोक्रिएशन से ही सोसाइटी आगे बढ़ेगी, ठीक है, सोसाइटी में मेंबर्स ऐड करेंगे, एडिंग मेंबर्स टू सोसाइटी इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू मैरिज, ठीक है। तो सोसाइटी में इंडिविजुअल्स को ऐड करना, मेंबर्स को ऐड करना, सोसाइटी को आगे बढ़ाना, तो ये तो मैरिज का फंक्शन है, इसलिए लोग मैरी करते हैं, टैलकोट पार्सन बोलेंगे, बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ सोशल सिस्टम। नाउ जैसे बोलते हैं ना हमें अपना वंश आगे बढ़ाना है, वो क्या है, दिस इज द सेम कंसेप्ट। और क्या हो सकता है, छोटे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जिसको हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म भी बोलेंगे, जिसमें लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन स्मॉल रखा जाता है। पढ़ेंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या आता है, किसी दो पीपल अगर मैरिज कर रहे हैं तो उनके पीछे
सी हिडन मीनिंग देखो इनका मैरिज का, ये जो इंटरेक्शन डेवलप हो रही है मैरिज एज एन इंटरेक्शन, इसके पीछे हिडन मीनिंग क्या है, ठीक है। तो हिडन मीनिंग को अनकवर करने के लिए एक तो होता है इंटरप्रिटेशन मेथड, इंटरप्रेटिव मेथड, ये मैक्स वेबर ने दिया था, वर्स्टहन भी बोलते हैं। अभी आपको जानने की नहीं है, मैं आपको जस्ट फॉर रेफरेंस बता रहा हूँ, वी विल स्टडिंग हाउ वर्स्टहन इंटरप्रेटिव मेथड व्हेन वी विल स्टडिंग अबाउट मैक्स वेबर। तो इनका जो ये जो एक्ट कर रहे हैं मैरिज एज एन एक्ट, इसके पीछे मीनिंग क्या है, मोटिव क्या है, हिडन मीनिंग और मोटिव क्या है, ये भी सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन होगा। सी एक तो ये भी एक ये इसलिए जा रहे हैं बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप एंड दे वांट टू लिव देयर लाइफ्स टुगेदर। सेकंड, it might be due to a person is belonging to a relatively less well family, or dowry maybe his main aim, और dowry से क्या होगा, he wants to set up a business। ठीक है, मल्टीपल मीनिंग्स और मोटिव देख रहे हैं क्यों शादी हो रही है। तीसरा, a person he wants to grow up, he wants to kind of मतलब ग्रो अप इन द सेंस कि ही वांट्स टू एक्सेंचुएट और इंक्रीज हिज इकोनॉमिक स्टेटस, और इकोनॉमिक स्टेटस दैट्स वाई वो क्या है, एक हाई क्लास और रिच गर्ल से शादी करना चाहता है। ठीक है, मूवीज देखी होगी ना आपने, सेम मतलब अमीर लड़कियों को फंसाने का कोशिश करके क्या है, ट्रैप करके वो उन्हें मैरी करके अपना सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, बढ़ाना चाहता है। सो देयर आर मल्टीपल मीनिंग्स और मोटिव्स बिहाइंड दिस एक्शन ऑफ मैरिज। It is not a very simple act of marriage, multiple meanings or motives behind this action. So you can uncover these meanings or motives by critical thinking, using critical thinking by finding out hidden meanings behind these actions. ठीक है, और क्या सोच सकते हैं मैरिज से। See, marriage as an institution, ये क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये बोलते हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स बोलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी का जब राइज हुआ, विल बी स्टडिंग अबाउट ऑल दिस व्हेन वी स्टडी अबाउट कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। सी प्राइवेट प्रॉपर्टी का जब राइज हुआ, ठीक है, तो मोनोगमस मैरिज और फैमिली का राइज हुआ। पहले क्या थी, प्रोमिस्क्यूइटी थी, ये स्टेजेस ऑफ मैरिज है, प्रोमिस्क्यूइटी, फिर पॉलीगैमी आई, उसके बाद मोनोगैमी मैरिज आई। तो ये किस लिए राइज हुई, प्राइवेट प्रॉपर्टी। सी इसमें क्या, आप वुमेन की, फीमेल की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, यू आर लिमिटिंग द फीमेल टू वन सेक्सुअल पार्टनर। इससे क्या होगा, सी इससे क्या है, वाई मोनोगमस मैरिज केम इनटू बीइंग। इससे क्या होगा कि जब आप फीमेल की सेक्सुअलिटी और उसको लिमिट कर रहे हो वन सेक्सुअल पार्टनर से, इससे क्या, इट इज इजी टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ ऑफस्प्रिंग, कि मतलब बच्चे का बाप क्या है, कौन सा है, ये इजी होगा डिटरमाइन करना। ठीक है, तो बच्चे का बाप कौन है ये डिटरमाइन करना इजी होगा, पैटर्निटी इजी होगा डिटरमाइन करना। तो ये किस लिए रिक्वायरमेंट है, ये इसलिए रिक्वायरमेंट है, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइज हुआ तो इसको क्या है, ट्रांसफर करना फादर से सन और फिर आगे ट्रांसफर करना, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस सन। सो दैट्स वाई monogamous marriage came into being, so as to facilitate transfer of private property, ठीक है, across a lineage। ठीक, तो हमने ये देखा मैरिज के, देखिए मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ये सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। मैरिज इज नॉट सिंपल मैरिज, देयर आर मल्टीपल सोशोलॉजिकल मीनिंग्स, हिडन मीनिंग्स और मोटिव्स और सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड इट। एक और चीज देखते हैं, मैरिज ऑल्सो रेगुलेट्स सेक्सुअल एपेटाइट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, उसको वेंट आउट करने के लिए भी मैरिज क्या है, इट इज अ सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप, सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो अ, सी आपने यहां पे बायोलॉजी और सोशोलॉजी को कनेक्ट किया है। सो एज टू फुलफिल द सेक्सुअल डिजायर्स ऑफ अ पर्सन, टू रेगुलेट हिज सेक्सुअल बिहेवियर ऑल्सो मैरिज इज नेसेसरी। ठीक, अब हम पर्टिकुलर 4-5 एग्जाम्पल्स और पढ़ते हैं, दीज एग्जाम्पल्स विल बी रिलेटिवली शॉर्ट। ठीक है, 6th, ठीक है, आप कैसे किसको एड्रेस करते हैं। सी
आप देखिए कैसे किसको एड्रेस करते हैं, कैसे किसी से बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय सोशोलॉजिकल फोर्सेज और सोशल कंटेक्स्ट। सी, आपको जो मैनर ऑफ एड्रेस होगा, आप एक एक्सट्रीमली रिच पर्सन और एक्सट्रीमली पुअर पर्सन को क्या सेम वे में एड्रेस करेंगे? क्या आप अंबानी को, फॉर एग्जाम्पल इफ यू मीट अंबानी और टाटा बिरला और you meet a poor beggar, generally you will see that you will address both of these people in a different manner, ठीक है? तो आप क्लास के बेसिस पे भी आप क्लास के बेसिस पे भी आपका आपस में इंटरेक्शन डिटरमाइन हो रहा है कि आप किसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं। हालांकि वैली सिंपल पर्सनल एक्ट है, लेकिन इसके पीछे एक सोशोलॉजिकल फैक्टर है। सिमिलरली क्या आप सेम वे में एड्रेस करेंगे आप जब एक हायर ऑफिशियल से बात करते हैं, हाई अथॉरिटी से, फॉर एग्जांपल पीएम, प्रेसिडेंट और लेट्स से फाइनेंस सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी, या फिर एक कॉमन मैन से एड्रेस करेंगे, क्या आप सिमिलर वे में एड्रेस करेंगे दोनों को? ऑब्वियसली यहाँ पे मोर फॉर्मलिज्म होगा, मोर रिस्पेक्ट होगी, और यहाँ पे क्या है, नॉर्मल। तो आपका जो एड्रेस करने का तरीका भी है, इट ऑल्सो चेंजेस अक्रॉस क्लास, ठीक है, अक्रॉस पावर और अथॉरिटी, राइट? सो द मैनर इन विच यू एड्रेस पीपल इज ऑल्सो बीइंग पुट टू सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हियर। सातवां, जब हम बोलते हैं कि द वेरी सिंपल एक्ट ऑफ बाइंग आईफोन और कार और लग्जरी कार से, so as to say, see this is not determined by a person's need. An expensive iPhone और a simple Android phone, ठीक है, उनके बीच में क्या है, वास्ट क्या है, आपका कॉस्ट डिफरेंस है। तो आपकी नीड तो दोनों ही फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन वाई देर इज अ काइंड ऑफ अ मोर एंड मोर पीपल आर going or they are taking an economic decision of buying iPhones more and more because iPhones क्या है, एक ब्रांड सेटअप हो गई है, और कहीं ना कहीं iPhone is linked to your social status, ठीक है? अगर आप हायर सोशल स्टेटस पोर्ट्रे करना चाहते हैं तो मोर एंड मोर पीपल, तो आईफोन का एक सिंपल, ये एक इकोनॉमिक चॉइस नहीं है, एक बाइंग और एक सिंपल ट्रांजैक्शन नहीं है। सो इट इज मोर डिटरमाइंड बाय सोशियोलॉजी, मोर डिटरमाइंड बाय सोसाइटी और सोशल स्टेटस। सिमिलरली लग्जरी कार, फरारी और से BMW, अगेन इट इज समहाउ डिटरमाइंड बाय सोशल कंपटीशन। पड़ोसी ने ले ली तो सोशल स्टेटस उसका राइज कर गया, तो यू विल ऑल्सो ट्राई टू बाई इट एंड कम्पीट विद योर पड़ोसी, कम्पीट विद योर नेबर। तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो चॉइसेस है, सिंपल चॉइसेस है, इज शेप्ड बाय, ठीक है, द सोशल स्टेटस, सोशल फोर्सेस और सोशल रिकॉग्निशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, ठीक है। एट्थ में हम क्या देखते हैं कि हमने ये देखा कि आपकी जो पॉवर्टी है, a person is poor not because of his merit or talent or ability, he is poor because of his circumstances, and circumstances are shaped by social structure, ठीक है। इसी का फर्दर कंटिन्यूएशन करते हैं। सी, आप किस कंट्री का पार्ट है, दैट इज दिस इज नॉट इन योर हैंड्स, द कंट्री इन विच यू आर बोर्न इनटू, बट द कंट्री इन विच यू आर बोर्न इनटू कैन डेफिनेटली इंपैक्ट योर इकोनॉमिक स्टेटस और द क्लास विच यू बिलोंग टू। फॉर एग्जाम्पल थर्ड वर्ल्ड सहारा कंट्रीज, वहां पे पॉवर्टी रेट ज्यादा है, तो वहां पे पूरा होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी कंपेयर टू द वेस्टर्नाइज्ड कंट्रीज। सो ये कोई इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है कि आप पुअर हैं, बिकॉज सी यहीं पे हम एक थ्योरी देखते हैं, इमैनुअल वॉलरस्टाइन, इसके बारे में पढ़ेंगे भी।
इन्होंने दी थी वर्ल्ड कैपिटलिस्ट और वर्ल्ड सिस्टम थियरी। वर्ल्ड सिस्टम थियरी ये बोलते हैं कि जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हायर इनकम कंट्रीज हैं, ठीक है, हायर इनकम कंट्रीज हैं, हायर इनकम कंट्रीज ये एक्सप्लॉइट करती है मिडिल इनकम कंट्रीज को, और ये फर्दर चेन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन करती है लोअर इनकम कंट्रीज को। ठीक है, ये ऐसे भी होता है, ये भी डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करती है। ठीक है, तो ये जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं, ये तो इनहेरेंटली जो वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उनमें ये इनहेरेंटली डिस्प्लेस्ड है। अब इसमें भी कुछ हायर क्लासेस होंगी, लेकिन इसमें मेजोरिटी पीपल क्या होंगे, पुअर होंगे। तो यहाँ पे कोई पर्सन प्लेस्ड है, तो उसका जो पॉवर्टी स्टेटस है, इट इज नॉट सिंपली डिटरमाइंड बाय योर क्या कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर, बट इट टेक्स प्लेस इन अ लार्जर कंटेक्स्ट। ठीक है, योर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम, वो भी आपका अगर ओवरऑल देखेंगे, दैट ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ए सोशल स्ट्रक्चर, इजंट इट। आप कंट्रीज को भी ऐड कर दो, कंट्रीज को भी ऐड कर दो, दैट ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ए सोशल और वर्ल्ड सिस्टम। ठीक है, तो सी डेवलपमेंट और एंटी डेवलपमेंट थियरी दी थी। ठीक है, पुअर कंट्रीज आर पुअर बिकॉज रिच कंट्रीज आर एक्सप्लॉइटिंग द पुअर कंट्रीज। दिस हैपेंड ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म, द वेस्ट एक्सप्लॉइटेड द ईस्ट, एंड आफ्टर द उसके बाद क्या हुआ था, डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस के बाद मल्टीपल कंट्रीज उनका राइज हुआ। ठीक है, मल्टीपल कंट्रीज ने इंडिपेंडेंस गेन की, लेकिन उसके बाद नियो कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हो गया। ठीक है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल गई यहाँ पे, लेकिन इन कंट्रीज को डीकोलोनाइजेशन के बाद इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी नहीं मिली। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं स्टिल शेप कर रही थी पुअर कंट्रीज की पॉलिसीज को, इकोनॉमिक पॉलिसीज को, और उसकी वजह से क्या है, फॉर एग्जांपल वहाँ से क्या है, वहाँ की पॉलिसीज को फेवरेबल बनाना, अपनी कंपनियों को अंदर घुसाना, वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करना, हालांकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही थी, लेकिन बहुत ही चीप लेबर था, उतनी एम्प्लॉयमेंट भी नहीं जनरेट हो रही थी, और पुअर वर्किंग कंडीशंस थी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रॉ रिसोर्स आपका रॉ मटेरियल है वो फ्लो कर रहा था टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज और विच आर वेस्टर्न कंट्रीज, और उसकी वजह से एक फ्लाइट ऑफ कैपिटल वाज टेकिंग प्लेस फ्रॉम पुअर कंट्रीज टू रिच कंट्रीज, और इसी वजह से दीज कंट्रीज आर अंडर डेवलप्ड बिकॉज दीज कंट्रीज आर एक्सप्लॉइटिंग दैम, दीज कंट्रीज आर ओवर डेवलप्ड बिकॉज दीज कंट्रीज आर अंडर डेवलप्ड। सो दिस इज एन एंटी डेवलपमेंट थीसिस। तो आप इस कंट्री में प्लेस्ड हो, सो इट इज नॉट योर मिस्टेक दैट यू आर बीइंग बोर्न इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, और उसमें भी आप एक हायर क्लास पे बिलोंग नहीं करते हैं। सो योर इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस समहाउ शेप्ड बाय अ लार्जर सिस्टम। इसको भी हम पढ़ेंगे, वर्ल्ड सिस्टम थियरी क्या होती है, एंटी डेवलपमेंट थीसिस क्या है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेटर ऑन। सो वी हैव कवर्ड 8 एग्जांपल। द 9th एग्जांपल इज, सी आप टीवी देख रहे हैं, अ पर्सन इज वॉचिंग अ टीवी। ठीक है, टीवी पे क्रिकेट मैच चल रहा है, say it is the final of the World Cup and India is in the final of the World Cup. Seems to be a very common individualistic act, right? Or say it is Olympics and Neeraj Chopra is in the final. ठीक है, फाइनल इवेंट होता javelin throw. Now see, seems to be a very particularistic or individualistic act watching a TV, but when this TV is watched by multiple people, millions of people of the country, ठीक है, and when India wins a World Cup and Dhoni hits a 6, or when Neeraj Chopra gets a gold and stands at the first position on the podium, तो वहाँ पे जो नेशनल एंथम चलता है उसकी वजह से देखिए सेम टाइम पे इन सब लोगों की फीलिंग्स देखिए। एट द सेम टाइम दिस पीपल विल बी bound the feeling by celebration, rejoice, pride. ठीक है, nationalism, patriotism is a more correct word, right? तो ये क्या है? Isn't it the common feeling और common consciousness आ रही है लोगों में?
So it is not just a simple act of watching TV. It is much more than that. It builds common consciousness, it builds unity. ठीक है, सेम टाइप की फीलिंग्स आती है, सेलिब्रेशन, रिजॉइस, प्राइड की. ठीक है, सो इट इज नॉट अ मेयर सिंपल एक्ट ऑफ वॉचिंग टीवी. सो इसको हम देखा पैट्रियोटिज्म के कंसेप्ट से और टीवी स्पोर्ट्स को लिंक किया. 10th, ठीक है, सी गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स. Now during late 1850s or the late 1890s, so to be precise, ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी हम कह सकते हैं. उस टाइम पे इंडिया आप बार बार हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इंडिया वाज स्टिल नेशन इन द मेकिंग. वहाँ पे नेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि उसके पहले मल्टीपल राज्य थे और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स नहीं थे इतने स्ट्रॉन्ग. तो एक सिंगल कंट्री और सिंगल एंटिटी और इंडिया एज ए नेशन का कंसेप्ट लोगों के दिमाग में नहीं आया था. ठीक है, तो उसमें क्या है, हमने देखा मॉडरेट्स आए, पॉलिटिसाइज करेंगे मासिस को. ठीक है, जागरूकता लेके आएंगे. तो उसमें एक एक्सट्रीमिस्ट थे बाल गंगाधर तिलक. उन्होंने स्टार्ट किया गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स. ऐसे क्यों स्टार्ट किया? सी दिस इज रिलेटेड टू सोशियोलॉजी. क्योंकि जब गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स थे उसमें लोग क्या है, कलेक्टिव वर्शिप में टेक पार्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो वी आर स्टडीइंग दिस फेस्टिवल्स फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. जब कलेक्टिव वर्शिप में टेक पार्ट कर रहे हैं और दे आर इन्वॉल्व इन कलेक्टिव वर्शिप और एक कॉमन भगवान को क्या है, पूज रहे हैं, एक कॉमन भगवान के प्रेयर कर रहे हैं, तो एक कॉमन डेडिकेशन और कॉमन डिवोशन है. कॉमन डेडिकेशन, कॉमन डिवोशन. ठीक है, तो ये जो डेडिकेशन और डिवोशंस होती है हमेशा हाई एनर्जी लेवल्स पे शो होती है. ठीक है, गणपति जी का आरती चल रही है, फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, शिवाजी फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं. आप दुर्गा पूजा में देखिए, वहां पे जो लोग दुर्गा पूजा कर रहे होते हैं उनके जो डिवोशंस है उनमें कितनी एनर्जी होती है. वो जो पूरा ग्रुप होता है, जब लोग उससे सेलिब्रेट करते हैं किस पैशन और एनर्जी के साथ, तो हाई एनर्जी लेवल होंगे. ठीक है, यहाँ पे कॉमन आइडियोलॉजी भी होगी लोगों की. तो इससे क्या होगा, लोगों के बीच में क्या है, यूनिटी और बढ़ेगी. ठीक है, तो रिलीजन क्या प्रोवाइड करता है, यूनिटी प्रोवाइड करता है लोगों के बीच में. और ये यूनिटी का यूज किया गया नेशनलिज्म को फ्यूल करने के लिए. ठीक है, एक स्ट्रेंथ बनाई लोगों के बीच में, एक बॉन्ड बनाया गया. ठीक है, थ्रू द मीन्स ऑफ रिलीजन. ये जो फीलिंग होती है ना हाई एनर्जी लेवल सबके सभी लोगों का, इसको डोरखाइम पढ़ते हैं जब रिलीजन के बारे में बोलते हैं. डोरखाइम सेज रिलीजन का फंक्शन होता है टू प्रमोट यूनिटी अमंग पीपल ऑफ द सेम रिलीजन. तो डोरखाइम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कलेक्टिव अफर्वेसेंस. कलेक्टिव अफर्वेसेंस, ये जो फीलिंग ऑफ, ये जो हाई एनर्जी लेवल्स है और ये कॉमन डेडिकेशन है, इससे क्या है, कलेक्टिव एफर्वेसेंस होगा, यूनिटी होगी लोगों के बीच में. और इन्हीं फेस्टिवल्स में क्या है, अगेंस्ट द ब्रिटिश क्या है, इसी यूनिटी का यूज किया जाएगा. और ब्रिटिश साम्राज्य को कहीं ना कहीं डिसलॉज करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने ये फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए थे. ये हमने एग्जाम्पल्स पढ़ लिए. अब फर्दर 3-4 एग्जाम्पल्स से हमने देखा कि हिस्ट्री, बायोग्राफी और आपका सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशंस हैं, ये हम पढ़ेंगे. बिकॉज यही जो मेन कंसर्न है वो आपका जो सी राइट मिल्स ने मेन स्टेटमेंट दी थी, आई विल बी राइटिंग दैट स्टेटमेंट. ठीक है, तो वो स्टेटमेंट को हम जस्टिफाई करेंगे. ठीक है, हमने ये तो देख लिया सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या है. सो आई विल बी राइटिंग 2-3 लाइन्स. ठीक है, जो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में सी राइट मिल्स ने पर्टिकुलरली बोला. तो मिल का कोट है ये, आप डायरेक्टली इसको कोट करना अपने आंसर में. ठीक है, द कोट गोज लाइक दिस, नाइदर द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ठीक नॉर द हिस्ट्री ऑफ अ सोसाइटी, nor the history of a society can be understood
without can be understood without understanding both. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हमने ऑलरेडी देखा कि मिल्स बोलते हैं कि इंडिविजुअल और सोशल को कनेक्ट करना पड़ेगा। इंडिविजुअल क्या है? सोशल, इंटीमेटली कनेक्टेड है। सेल्फ और सोसाइटी इंटीमेटली कनेक्टेड है। ठीक है, हमने ये भी देखा कि जो इंडिविजुअल की पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं एक इंडिविजुअल की, जब ये मल्टीपल पैटर्न करेंगे तो ये सोशल इश्यूज के साथ भी लिंक किया जा सकता है। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग हमने देखा, कॉमन सेंस, going beyond common sense, developing critical reasoning and sociological imagination, and uncovering the hidden underlying meanings of the society, of the person's acts and choices. ठीक है, तो हमने ये देख लिया neither the life of an individual, लाइफ ऑफ इंडिविजुअल मतलब उसकी बायोग्राफी। हमने देख लिया कि इंडिविजुअल का वर्ल्ड व्यू क्या है, ठीक है, उसकी चॉइसेस क्या है, ड्रेस मैनरिज्म्स क्या है, ठीक है, और क्या कहते हैं उसका ड्रेस मैनरिज्म्स के साथ साथ हमने देखा मैरिज, डाइवोर्स, ठीक है, बैप्टाइजेशन हम देखते हैं बर्थ के दौरान या मुंडन बर्थ के दौरान, ठीक है, वेरियस चॉइसेस, म्यूजिक, किस टाइप के म्यूजिक सुनता है, किस टाइप के स्कूल में जाता है, स्कूलिंग सिस्टम, कॉलेज एजुकेशन रिसीव्ड, ठीक है, इवन डेथ, सुसाइड समटाइम्स, ओल्ड एज, circumstances, all these various events in the life of an individual are somehow shaped by larger social system और his position in the social structure हमने देखा। ठीक है, जैसे वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम या फिर सोशल स्ट्रक्चर में पोजीशन, किस कास्ट, किस क्लास से बिलोंग करता है। तो एंटायर बायोग्राफी ऑफ एन इंडिविजुअल, यू कैन नॉट स्टडी दिस बायोग्राफी ऑफ एन इंडिविजुअल विदाउट in isolation, without understanding the larger social issues or how these personal problems are connected to social issues। ठीक है, हमने पर्सनल प्रॉब्लम्स कनेक्ट कैसे करके देखी सोशल इश्यूज से, ये सब हमने स्टडी किया। ठीक है, पर्सनल रूटीन, डे टू एक्ट्स जो हमें लगते थे जैसे चाय पीना, दैट इज समहाउ ड्रिवन बाय सोशल फोर्सेस। ठीक है, उसके पीछे एक सोशल इमेजिनेशन हमने देखा कि कैसे डेवलप हुई है। ठीक, अब इसमें क्या है, दो एग्जांपल और देख लेते हैं। I missed out these two examples, obesity or unemployment. When a single person is obese, that is a personal problem or a personal issue or personal challenge. लेकिन obesity अगर मल्टीपल, अब यही मल्टीपल लोग ओबेस हो गए तो एक पैटर्न बन गया ना सोसाइटी में। ठीक है, तो मतलब सोसाइटल प्रॉब्लम है, इट इज अ सोशल इशू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में ओबेसिटी इज नॉट ड्यू टू, इट इज ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल कौन फ्यूल कर रहा है? दिस सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज फ्यूल्ड बाय अमेरिकन कैपिटलिज्म। ठीक है, बिकॉज ओवर इन अमेरिकन कैपिटलिज्म और अर्बनाइजेशन, पीपल आर ओवरबर्डन्ड। ठीक है, ओवर टाइम, लार्ज आवर्स ऑफ वर्क, वेरी लास्ट टाइम टू गो टू अ जिम और टू डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, बिजी शेड्यूल, बिजी रूटीन, इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल। टाइप ऑफ वर्क, फॉर एग्जांपल सर्विस ऑक्यूपेशन। अब एग्रीकल्चर में आप और करोगे तो यू वांट बी ओबीज, तो सर्विस ऑक्यूपेशन। सो क्या है, जो लार्जर सोसाइटल सिस्टम है वो ऐसे सोशल फोर्सेस जनरेट कर रहा है जहां पे मल्टीपल लोगों को ओबेसिटी हो रही है। ठीक है, प्लस अगर टाइम कम है, ओवर वर्क है, तो कम से, और आप अमेरिकन फैमिलीज को भी देखें, इंडिविजुअलिस्टिक फैमिलीज है, वहाँ पे इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या यंग जो है और बाकी जो लोग हैं अलग रहते हैं अपनी फैमिली से, तो उसमें क्या है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, एक तो बैठे रहते हैं, सर्विस बेस्ड ऑक्यूपेशंस हैं और ओवर टाइम है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि आपका क्या है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ साथ आपको कम से कम टाइम में खाना बनाना पड़ेगा। तो इट इज ऑल्सो लीडिंग टू फास्ट फूड्स। फास्ट फूड्स का मतलब क्या है, कम से कम टाइम में, इंस्टेंट फूड जिसे बोलते हैं ना, 2 मिनट्स मैगी, ये भी आजकल इंस्टेंट फूड्स। तो इससे क्या है, कम टाइम में फूड बनेगा और हायर कैलोरीज, दीज आर हाई कैलोरी फूड्स, तो इससे क्या ओबेसिटी बढ़ेगी। अब सिमिलर थिंग इज टेकिंग प्लेस इन दिल्ली, Bangalore or urban cities of India. Obesity is also rising because due to this sedentary lifestyle. Unemployment again, अगर एक आदमी unemployed है, that is his personal problem.
ठीक है, और वो क्यों अनएम्प्लॉयड है, दैट मे बी ड्यू टू सोशल फैक्टर्स। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ पीपल इफ दे आर अनएम्प्लॉयड, इट मीन्स देयर इज अ पैटर्न, देयर इज एन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर बिहाइंड दिस, और इट माइट बी ड्यू टू द मार्केट फेलियर। ठीक है, मार्केट फेलियर की वजह से हो सकता है, या फिर मार्केट अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट इतनी जनरेट नहीं कर रही है। तो ये लार्जर सोशल प्रॉब्लम हो गया, इसको डील करना पड़ेगा। सो लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, इट डज नॉट टेक्स प्लेस इन अ वैक्यूम। तो पर्सनल प्रॉब्लम्स और सोशल इश्यूज रिलेटेड है, इंडिविजुअल और सोशल रिलेटेड है, सेल्फ और सोसाइटी रिलेटेड है। इसका एक रेफरेंस दिया सी राइट मिल्स ने कि फॉर एग्जांपल डांसर और डांस के बीच में वही रिलेशनशिप है जो इंडिविजुअल और सोशल के बीच में है और इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में है। फॉर इंस्टेंस कि अगर खाली डांस होगा और कोई डांसर नहीं होगा तो वो डांस का जो आइडिया और नोशन है वो एक बड़ा ही वेग और एब्स्ट्रैक्ट और अनयूजफुल सा एक आइडियलिस्टिक सा नोशन है। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जैसे ऑन द ग्राउंड डांसर नहीं होगा, ठीक है। अब सिमिलरली डांसर है लेकिन डांस का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो अगर डांस का कंसेप्ट नहीं है तो इफ समवन इज मूविंग और डांस का कंसेप्ट नहीं है तो दिस ऑल विल सीक लाइक रैंडम मूवमेंट्स, नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, नॉट एलिगेंट। तो वो एलिगेंस और सिंक्रोनाइजेशन तो एक कंसेप्शन होना चाहिए ना डांस का, तभी डांसर है। तो डांसर और डांस जैसे आपस में रिलेटेड है, ऐसे इंडिविजुअल और सोशल आपस में रिलेटेड है। तो बायोग्राफी हमने देखा ना, पूरा का पूरा लाइफ इवेंट्स एग्जाम्पल से हमने देखा कि कैसे पूरे के पूरे लाइफ इवेंट्स इज डिटरमाइंड और कनेक्टेड विद बिगर सोशल स्ट्रक्चर और द हायर एब्स्ट्रैक्ट सोशल फोर्सेज, सोसाइटी, सोशियोलॉजी। फिर हमने ये भी देखा था, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद हिस्ट्री, राइट। हिस्ट्री से कैसे हमने ये देखा कि ये सोसाइटी है, इसमें एक इंडिविजुअल प्लेस्ड है। हालांकि हमने देख लिया कि इसकी बायोग्राफी इज शेप्ड बाय लार्जेस्ट सोशल फोर्सेस, इजंट इट। लेकिन ये जो सोसाइटी है ये भी ये करंट सेटअप में सोसाइटी है। टाइम मान लो T(n) पे है तो उससे पहले T0 से इवॉल्व करते करते ये सोसाइटी आई होगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर वे में इस सोसाइटी के पीछे एक हिस्ट्री होगी, पर्टिकुलर वे में ये सोसाइटी इवॉल्व हुई होगी, ठीक है। तो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ ए सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर मैनर। हिस्ट्री और हिस्टोरिकल इवेंट्स उससे क्या है, इट शेप्ड प्रेजेंट सोशल कंटेक्स्ट, और इसी सोशल कंटेक्स्ट को ही तो शेप करता है इंडिविजुअल को। तो बायोग्राफी, मल्टीपल चॉइसेस ऑफ एन इंडिविजुअल, यहां पे हिस्ट्री कैसे शेप कर रही है सोसाइटी को, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑल्सो शुड बी अंडरस्टूड, और इनके बीच में क्लोज जो रिलेशनशिप है उसी के बेसिस पे हम क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इमेजिनेशन का यूज करके, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन का यूज करके हमें क्या है एक आगे जाके एक सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री और हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑल्सो इन अ सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन फ्रॉम द सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं कि दिस लेड टू दिस एंड दिस लेड टू दिस, तो आपस में तीनों चीजें इंटरकनेक्ट होगी ना, क्योंकि दिस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग एन इंडिविजुअल। इसके एग्जांपल देखते हैं 4-5। सबसे पहले इंग्लिश फेटिशिज्म। Why is there English fetishism in India? Because English as a language during the colonial times was spoken by the British, और ब्रिटिश उस टाइम पे क्या रेशियल सुपीरियोरिटी थी। तो ब्रिटिश की रेशियल सुपीरियोरिटी थी तो इंडियंस उनको कहीं ना कहीं लुक आफ्टर करते थे, ठीक है। उनको एक क्या है रेफरेंस ग्रुप मानते थे, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते थे जिनके बिहेवियर को वो एमुलेट करना चाहते थे। तो और प्लस ब्रिटिशर्स ने भी बोला कि हमारा कल्चर क्या है, पुअर है। उन्होंने बोला कि वी आर द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, वी आर पुअर, बैकवर्ड, वर्थ नथिंग, वेयर एज वी इंग्लिश आर ए सुपीरियर रेस। इसको बोलते हैं सोशल डार्विनिज्म थियरी। तो वहां से ये फेटिशिज्म आ गया कि इंग्लिश को यूज करना। तो आज के टाइम पे भी ये फेटिशिज्म है इंडिया में कि मोर एंड सी इंग्लिश के प्रैक्टिकल यूजेस है, नो डाउट, और इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज नाउ इट इज। लेकिन इंग्लिश का जो फेटिशिज्म है इंडिया में कहीं ना कहीं इट इज ड्रिवन बाय कॉलोनियल लेगेसी। सो एन इंडिविजुअल हु वांट्स टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश इज नॉट जस्ट फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पज, बट इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड by the people to somehow show off their language or to somehow show off their knowledge, ठीक है। तो इंग्लिश का क्या है यूज हो रहा है
ऐसे भी बोला जाता है कि जो इंग्लिश यूज नहीं कर रहा उनको कहीं ना कहीं इलिटरेट और बैकवर्ड और ये सब माना जाता है। दिस इज द मतलब कहीं ना कहीं दिस इज अ बैकवर्ड थिंकिंग आज के टाइम पे लोगों के, स्पेशली इन रूरल एरियाज को इंग्लिश बोल दे तो उसको बड़ा पढ़ा लिखा और समझदार समझा जाता है। तो दिस इंग्लिश फेटिसिज्म, तो ये कहीं ना कहीं लोगों की जो इंडिविजुअल वर्ल्ड व्यू है, चॉइस है, और उसकी जो फेटिसिज्म है टुवर्ड्स इंग्लिश, ठीक है, इट इज शेप्ड इन लार्जर सोशल कॉन्टेक्स्ट विच वाज ड्रिवन बाय हिस्ट्री, राइट। सेकंड हम देखेंगे रिलीजियस डिवाइड इन इंडिया। Now in present times we are seeing the engulfing religious divide, or religious divide is taking between two major communities in India. तो इसके पीछे भी एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, राइट, बिकॉज दिस आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन और आर्टिफिशियल डिवीजन वाज मेड बाय द ब्रिटिश, डिवाइड एंड रूल। और इस डिवाइड एंड रूल का पॉलिसीज उन्होंने ऐसी दी, ऐसी आइडियोलॉजी बनाई, ऐसी फूट डाली दो कम्युनिटीज के बीच में, तो उसकी लेगेसी आज भी दिखाई देती है। और इसी का फूड का यूज करके हमने देखा है मल्टीपल टाइम्स, हमने देखा पिछले 50-60 सालों में मल्टीपल कम्युनल राइट्स हुए हैं, ठीक है, कैरिड आउट बाय वेरियस गवर्नमेंट्स, बाय वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, नो सिंगल पॉलिटिकल पार्टीज कुड बी ब्लेम्ड फॉर दिस, बस every political parties had a role to play in all this to somehow use religion, because ये क्या है, कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म दंगा होता है तो एक इंडिविजुअल की लाइफ भी जानती है, उसकी फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो जाती है कम्युनल दंगे में। ये जो है कम्युनल दंगा शेप किया सोशल कॉन्टेक्स्ट है, और इसके पीछे हिस्टोरिकल रीजनिंग है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अफ्रीकन इथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, आप देखेंगे अफ्रीका में आज भी वेरियस इथनिसिटीज के बीच में कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। वाई इज दिस सो? वन इज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल अगेन। उस टाइम पे जो कॉलोनियलिस्ट थे उन्होंने डिवाइड एंड रूल फॉलो करके वेरियस कम्युनिटीज को डिवाइड किया ताकि वहाँ पे नेशनलिज्म वाली फीलिंग डेवलप ना हो, और वो कॉलोनियल लेगेसी अभी भी आती जा रही है, अभी भी वेरियस इथनिक कन्फ्लिक्ट्स होते हैं अफ्रीका में। एक रीजन तो इसका इथनिक कॉन्फ्लिक्ट का ये है, फॉर एग्जाम्पल जो रवांडा में हुआ था, रवांडा जेनोसाइड हुई थी 1992-93 में शायद, तो उस टाइम पे जो तुत्सीज और हुटू, इसके बीच में एक मूवी भी है होटल रवांडा, तो आपका तुत्सीज और हुतूस के बीच में फाइट हुई थी, ठीक है, मल्टीपल जेनोसाइड हुआ वहाँ पे, ठीक है। तुत्सी जो माइनॉरिटी और कम्युनिटी थी वहाँ पे उन लोगों की मास मर्डर किया गया था। तो ये जो है डिवाइड एंड रूल का जो इनकलकेट किया था ये कॉलोनियलिस्ट ने किया था, और वो कॉलोनियल लेगेसी आगे फॉरवर्ड हुई, और उसी का यूज करके जो वहाँ के जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस थे उन्होंने ये डिवाइड को फर्दर और वाइड कर दिया था। सेकेंड, अफ्रीका में इतनी कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ के जो बॉर्डर्स हैं, जो वहाँ पे जो कॉलोनिस्ट ने कैसे डिवाइड किया है अफ्रीका को, कि जो कंट्री जैसे पहले ब्रिटिश आ गई, फ्रेंच आ गए, फिर अपने हिसाब से कॉलोनीज गेन कर ली, जिसने जो जीता वो गेन कर लिया, फिर बाद में एग्रीमेंट हुआ कि ये वाला एरिया मैं तेरे को दे देता हूँ तो मेरे को ये दे दे। तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जो बाउंड्रीज बनाएगी उसके पीछे कोई रेशनल जस्टिफिकेशन नहीं थी, कोई नेचुरल बाउंड्रीज फॉर एग्जांपल रिवर्स और माउंटेन्स के बेसिस पे नहीं बनाएगी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बनाई गई है, और ये क्या है, कॉलोनियल बेसिस पे बनाई है। तो वो भी फर्दर कन्फ्लिक्ट करती हैं, इतनी कन्फ्लिक्ट जनरेट करती हैं। तो दिस इज आवर हिस्ट्री, बायोग्राफी, और इट इज रिलेटेड विद ईच अदर। आई विल गिव यू एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल इज रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। समटाइम्स इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस डज नॉट अलाउ अ पर्सन टू कमिट अ पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस ये बोलते हैं कि ये एक्ट मत कर, ठीक है, इट इज अ बैड एक्ट। फॉर एग्जाम्पल मर्डरिंग समवन, ठीक है, और गेटिंग इन्वॉल्व इन कम्युनल राइट्स, और गेटिंग इन्वॉल्व इन जेनोसाइड, इट इज अ बैड एक्ट, ठीक है। लेकिन इस इंडिविजुअल पे प्रेशर होता है अनदर मेंबर्स का, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप फीलिंग, ठीक है, ये पीयर प्रेशर और कम्युनिटी प्रेशर होता है। If you are being a part of this group, you have to commit certain acts, even if it goes against your personal morality or individual consciousness. तो individual consciousness के अगेंस्ट जाके पर्सन वो एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल द फेमस न्यूरमबर्ग ट्रायल्स, जब नाजी रिजीम का एंड हो गया था तो उसके बाद ट्रायल्स चली थी, जो कल्प्रिट्स है
टू ब्रॉट देम टू जस्टिस। तो उस पर एक ये बात ये कही गई, जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी थी, ब्यूरोक्रेसी बोली कि वी आर सिंपली फॉलोइंग द ऑर्डर्स। ठीक है, उस टाइम पे ब्यूरोक्रेसी जो ऑफिसर्स उन्होंने बोला कि सिस्टम वाज सच, द पॉलिटिकल सिस्टम वाज सच दैट वी हैव टू फॉलो ऑर्डर्स और रिस्क लूजिंग आवर लाइव्स। तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है, स्टिल दे डिड द हीनियस एक्ट्स। ठीक है, लेकिन इसी ग्रुप फीलिंग के अगेंस्ट जाके लो एक दूसरा इंडिविजुअल था, आपने जिसने मूवी देखी होगी शिंडलर्स लिस्ट, उसमें एक इंडिविजुअल था ऑस्कर शिंडलर। ही इज अ जर्मन नेशनल, ही वाज अ जर्मन नेशनल जिसने मल्टीपल जूज की जान बचाई थी उस टाइम पे। ठीक है, ड्यूरिंग द होलोकास्ट टाइम। सी यू आर सीइंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस क्या है, हमेशा सबसाइड नहीं करती ग्रुप कॉन्शियसनेस में। यहाँ पे इस अंडरटेकिंग हिज ओन undermining his own security, taking risks, he saved the life of many Jews. So this is a brave act. That is why it is said as brave act, because here individual acts against the societal collective or societal consciousness or the common consciousness. ठीक है, तो यही डिस्कशन ये हुआ था कि ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि इसमें। प्लस उस टाइम पे नाजी रिजिम में ऐसा नहीं कि ऑल द जर्मन्स वांटेड टू किल द जूज, सम पीपल हैड सिंपैथी, बट बीइंग अ पार्ट ऑफ अ कलेक्टिव दे हैड टू शट देमसेल्व्स डाउन। ठीक है, तो ये ऐसे है, सोशल और इंडिविजुअल का ये कनेक्ट होता है। ठीक है, तो आपको मल्टीपल एग्जांपल्स मैंने बताए, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या होता है, सी राइट मिल्स ने क्या बोला। ठीक है, तो इसमें हमने एक चीज और देखेंगे, आर.के. मर्टन। जब सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का क्वेश्चन आएगा तो आर.के. मर्टन भी आपको क्वेश्चन आंसर में ऐड करना पड़ेगा। अभी आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वी हैव नॉट स्टिल कवर्ड आर.के. मर्टन। लेकिन जब ये बोलता है कि सोशियोलॉजी क्या, क्रिटिकल रीजनिंग जो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है, जो हिडन मीनिंग्स है, हिडन मीनिंग्स को हमने देख लिया इतने एग्जांपल्स के थ्रू कैसे अनकवर करता है। तो सेम चीज़ आर.के. मर्टन बोलते हैं कि जब सोशियोलॉजिस्ट पढ़ेगा तो उसको किसी भी चीज़ के लेटेंट और मैनिफेस्ट, टू वर्ड्स, मैनिफेस्ट इज समथिंग विच इज विजिबल, ठीक है, जो क्लियर है, लेकिन लेटेंट इज समथिंग विच इज हिडन। तो हिडन फंक्शंस और डिसफंक्शंस को भी जानना पड़ेगा। तो आर.के. मर्टन को भी आप कहीं ना कहीं इंक्लूड कर लेना, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में क्वेश्चन आए। ठीक है, आप वेबर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, मैक्स वेबर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। कहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, हमने देखा जब इंटरप्रेटिव एक्शन है, जब दो बंदे एक्शन कर रहे हैं उनके बीच में मीनिंग और मोटिव रहेगा कुछ, ये मीनिंग और मोटिव क्या, ये हिडन है। इसको जानने के लिए आप इंटरप्रेटिव मेथड और वर्स्टेंट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ वेबर। ये सब आपका क्लियर होगा जब हम ये सारे स्कॉलर पढ़ेंगे। बट व्हेन सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्वेश्चन कम, यू हैव टू मेंशन वेबर, यू हैव टू मेंशन आर.के. मर्टन, यू हैव टू मेंशन सी राइट मिल्स। फिर उसके बाद जब हमने देखा तीनों के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है, हिस्ट्री, सोसाइटी और बायोग्राफी के बीच में रिलेशनशिप, तो हिस्ट्री और सोसाइटी आपस में कैसे रिलेटेड है उसमें हम आगे जाके देखेंगे। मल्टीपल स्कॉलर्स भी पढ़ेंगे, मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसने कैसे बताया कि हिस्ट्री कैसे, सोसाइटी की हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई थ्रू मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो और ये सारे एग्जाम्पल्स होंगे, तो आप कितने भी वर्ड्स का आंसर लिख सकते हैं। यू हैव टू लिमिट डाउन योर वर्ड्स देयर। ठीक है, सो यू विल गेट टू रीड मैनी स्कॉलर्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जी.एस. घुरे के बारे में पढ़ेंगे, एम.एस. श्रीनिवास के बारे में पढ़ेंगे। जे.एस. घुरे ने इंडोलॉजिकल अप्रोच दी थी, तो उसमें भी हिस्ट्री का यूज होगा। तो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी के बीच में भी यहाँ पे कनेक्ट आ रहा है ना, तो यहाँ से हम एक और टर्म आंसर कर सकते हैं, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के बीच का कनेक्ट। तो सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी के रूट्स कहीं ना कहीं हिस्ट्री में है। सोशियोलॉजी इज रूटलेस विदाउट हिस्ट्री। ठीक है, और बोला जाता है हिस्ट्री इज फ्रूटलेस विदाउट सोशियोलॉजी। तो हम ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन आई होप ये आपका जो कंसेप्ट है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का और सी राइट मिल्स का जो बोला वो आपको क्लियर हुआ होगा। So in next lecture we will study about the benefits, applications और uses of sociology। ठीक है, रियल लाइफ में और मल्टीपल सिचुएशंस में, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक पॉलिसी प्लानिंग में क्या क्या यूजेस हैं, we will study about that in the next lecture।